हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज राहुल सिंह डागुर। आप सभी का स्वागत है इस विशेष सेशन में। साथियों, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और गुरु पूर्णिमा का दिन आज हम अध्यापक होने के नाते हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज का दिन सीखने और सिखाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चूंकि आज हम हमारी कक्षाओं की शुरुआत कर रहे हैं, तो आज हम बहुत विशेष दिन से हम हमारी इन कक्षाओं की शुरुआत कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। साथियों, जब हम बात करते हैं सीडीपी के बारे में, हम बात कर रहे हैं, जब सीडीपी के बारे में जब हम बात करते हैं, तो सीडीपी के बारे में आप सभी मेरे हिसाब से इतना बेसिक तो जानते हैं कि कोई भी एग्जाम के लिए जब हम सीडीपी पढ़ते हैं, तो सीडीपी पढ़ने का जो उद्देश्य होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट का अर्थ क्या हो रहा है हमारे लिए? चाइल्ड डेवलपमेंट का अर्थ हमारे लिए होता है कि बच्चे का विकास। अब बच्चे के विकास को समझना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब हमें इन बच्चों को एक गुरु होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते हमें पढ़ाना है, तो उस बच्चे के विकास की सारी प्रक्रियाओं को हमें पता होना चाहिए। अब चाहे हम आगे जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी हम थ्योरी जब हम पढ़ेंगे, तो उनके माध्यम से हम एक ही चीज सीखते हैं, जो है बच्चे का विकास, जिसको कि समझते हुए हम उसके अनुरूप अपनी शिक्षण जो योजनाएं होती हैं उनको बनाते हैं, जो कि किसके अंतर्गत आती है? पेडागोजी के अंतर्गत आती है, जिसका जो हिंदी रूपांतरण होता है वो होता है आपका शिक्षा शास्त्र। क्या होता है? शिक्षा शास्त्र होता है। शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हम इन सारी चीजों को पढ़ने का कार्य करते हैं। तो साथियों, जब हम शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत इन सारी चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इसका मतलब ये कि हमें बच्चे के बारे में या उस बच्चे के व्यवहार को समझने का हम कार्य कर रहे हैं। या बच्चे के व्यवहार को समझने का कार्य जब हम कर रहे हैं, तो हमें किस माध्यम से करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, ये जानना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण और अति आवश्यक हो जाता है। साथियों, जब हम इस बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो कि हम बच्चे का व्यवहार किस आधार पर समझते हैं, तो वो होता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान आपने सुना तो होगा कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, इन सारी चीजों को समझते हैं। ये सारी चीजें आपने बहुत सारी जगह पढ़ी होगी कि मनोविज्ञान का मतलब ये होता है कि सामने वाला मैं सामने वाले के मन को पढ़ लेता है। हालांकि इन चीजों को मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ, क्योंकि मैं साइकोलॉजी से ही पीजी हूँ, तो ये सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आती है। तो ये सारे जो पॉइंट हैं, जैसे जैसे चीजें आएंगी उस तरीके से मैं आपको समझाते हुए चलूंगा कि जो भी कोई थ्योरी है या सिद्धांत है, ये शिक्षा में किस प्रकार से काम में आता है, आपको किस प्रकार से इसका उपयोग करना है, और अपने जो शिक्षण कार्य है उसको बहुत ज्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको इसके लिए कार्य करना है। तो साथियों, गुरु पूर्णिमा के इस विशेष अवसर पर हम अपने सिलेबस की शुरुआत करने वाले हैं। अब बात करें हम सीडीपी की, तो किसी स्टेट के टेट एग्जाम में इसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान शब्द लिखा हुआ है, कहीं पे मनोविज्ञान शब्द लिखा हुआ है, तो कहीं पे सीडीपी शब्द लिखा हुआ है। कहानी वहीं से शुरू होती। कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति से संबंधित है, जैसे आत्मा, मन, चेतना, इस प्रकार के प्रश्न जो आते हैं, उनको आज हम आज की कक्षा में पढ़ लेंगे। इसके बाद में फिर अपने सिद्धांतों की तरफ, या जो बाल विकास वाला जो चैप्टर है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ से भी बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। बहुत सारे टेट एग्जाम, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम हो, उसके लिए सभी के सिलेबस में ये चैप्टर है, और सभी के सिलेबस में चैप्टर है, तो इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ते हुए आज की क्लास में हम इसे खत्म करेंगे या पूर्ण करने का कार्य करेंगे। इसके बाद में हम आगे चलेंगे और इसके संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इनकी भी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। तो साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्या होता है मनोविज्ञान में? जब हम गुरुओं की बात कर रहे हैं, जब गुरु पूर्णिमा की बात कर रहे हैं, तो इस दुनिया के 3 महान गुरु, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इन्हीं के नाम से आज की कक्षा को हम शुरू करते हैं। सुकरात ग्रीस में पैदा हुआ एक व्यक्ति, जो कि अपनी शिक्षाओं के लिए जाना जाता था। यदि पेडागोजी के लिहाज से बात करें, तो इसके द्वारा जिस विधि का उपयोग किया जाता था वो थी आपकी द्वंदात्मक विधि या डायलेक्टिकल मेथड का उपयोग ये व्यक्ति किया करता था। इनके शिष्य थे प्लेटो और उनके शिष्य थे अरस्तु। माना जाता है कि जो सुकरात थे अनपढ़ व्यक्ति थे, इनको लिखना नहीं आता था। तो लिखना नहीं आता था, तो ये अपनी शिक्षाओं को ऐसे घूमते हुए देने का कार्य करते थे, और इनकी जो शिक्षाओं को जो लिखने का कार्य किया है वो इनके शिष्य प्लेटो के द्वारा किया गया है। प्लेटो, जिनके द्वारा लगभग 36 बुकें इनके द्वारा लिखी गई, जिनमें से इनकी जो फेमस बुक है वो रिपब्लिक है, जो कि अक्सर पेपर में आया करती है, और एक है अपोलॉजी ऑफ सोक्रेट्स, मतलब सुकरात की माफी। हालांकि सुकरात ने कभी माफी मांगी नहीं थी,
बात यदि इनकी कहानी की करें, यदि आप इसको सुनने में इंटरेस्टेड हो तो इसके लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे जो कि सुकरात की कहानी से संबंधित होगी, जिसमें आप सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के बारे में बहुत बेहतर तरीके से जान पाओगे। क्योंकि इतनी कम से कम लालसा या इच्छा या दिमाग में आता है कि सर गुरु जी इनके बारे में पूरा बता दो, तो इनके लिए अलग से वीडियो ले आएंगे, क्योंकि सिलेबस में इतना ज्यादा हमारे प्रश्न इनसे आता नहीं है, तो हम यहाँ पे इनके बारे में बात नहीं करेंगे। सुकरात लिखने का कार्य नहीं करते थे, इनकी शिक्षाओं को लिखा प्लेटो ने, और उसके बाद में जो इनके सक्सेसर रहे, जो इनके सबसे अच्छे शिष्य रहे, वो थे अरस्तु। अरस्तु के भी यदि शिष्य की बात की जाए, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिन्होंने दुनिया को जीतने का कार्य किया, वो कौन थे? अरस्तु के शिष्य थे। और यदि इनके गुरु की भी बात करें, सुकरात के गुरु की भी बात करें, वो थे साहब आपके हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस नाम का जो व्यक्ति है, ये सुकरात के गुरु हैं। और यदि एक हिप्पोक्रेटस का अगर रोल देखा जाए, सबसे अच्छी जगह पे एक जगह पर आता है, वो कहाँ पे है? हिप्पोक्रेटस का रोल आता है, जो मैं आपको बता दूं, कि जब कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो उसको एक एक क्या बोलते हैं, उसको शपथ दिलाई जाती है, सौगंध खिलाई जाती है। वो किसकी होती है? हिप्पोक्रेटस की शपथ होती है सब। किसकी? हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। जैसे कुछ लोगों को संविधान की भारत में दिलाई जाती है, नेताओं को, या कुछ लोगों को भगवान की कसम खिलाई जाती है कि भाई आप ईमानदारी से काम करोगे, वैसे ही डॉक्टरों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। तो क्या हो गया? सुकरात लिखते नहीं थे, प्लेटो ने इनकी जो शिक्षा है उनको लिखा, उसके बाद इनके सक्सेसर आए अरस्तु। लेकिन प्लेटो ने केवल लिख के और ठीक है चले गए। इनका जो स्कूल चलता था या जो इनकी यूनिवर्सिटी थी, वो थी अकेडमी के नाम से। अकेडमी के नाम से इनकी एक यूनिवर्सिटी चला करती थी, जिसमें बाद में हुआ कि साहब अरस्तु यहाँ पे सबसे ज्यादा काबिल व्यक्ति है, इनको इस अकेडमी नाम की जो यूनिवर्सिटी है, इसका संस्थापक, सॉरी, जो मालिक है या जो चांसलर है, जो बनाना है, वो इनको बना देते हैं, हेड बना देते हैं। लेकिन अरस्तु ने बोला साहब मैं खुद का बनाऊंगा यार, ऐसे क्यों करूंगा? यदि मैं यहाँ पे करूंगा तो फिर लोग मुझे याद क्यों रखेंगे? बोले सही बात है, यदि लोग मुझे याद रखें तो इसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि मैं साहब अपना वाला काम करूं। बोले साहब अपना करो। तो इन्होंने साहब अपना काम किया आगे। तो ये यहीं से एक आत्मा आत्मा की बात चल रही थी। किसकी बात चल रही थी? यहीं से एक आत्मा शब्द की बात चल रही थी कि साहब जो मनोविज्ञान की जो परिभाषा रहेगी वो आत्मा रहेगी। ऐसी मनोविज्ञान जैसी चीजों की बात कर रहे थे। इनकी बुकों में भी वह आत्मा जैसी चीज लिखी हुई मिलती है, लेकिन सुकरात का कुछ रिटन में है नहीं। फिर इसके बाद में जब ये आत्मा की कहानी कहाँ तक पहुंची? अरस्तु तक पहुंची। तो ये सब अरस्तु तक पहुंच गई आत्मा की कहानी। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे सीन क्या था? यहाँ पे ये मान लो अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल वाला सीन था। इनको मान सकते हो आप, अन्ना हजारे ये थे साहब अरविंद की। अन्ना हजारे ने पूरे जीवन साहब आंदोलन की, ये सब कुछ किया, लेकिन कभी पार्टी नहीं बनाई। वो अपने मूल्य सिद्धांतों पर चलते रहे, कोई भी पार्टी बनाने का कार्य इनके द्वारा नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही मामला अरस्तु पे पहुंचा, अरस्तु ने बोला भाई देखो हमारे गुरुजी बेवकूफ थे यार, देखो दुनिया को कम से कम बताना भी तो जरूरी होता है कि ये वाला अमुक कार्य हमारे द्वारा किया गया है। बोले यार ये बात तो सही है कि अमुक कार्य आपके द्वारा किया गया है, ऐसा दुनिया के लिए बताना बहुत आवश्यक है। तो इन्होंने साहब बिल्कुल दर्शन शास्त्र से अलग निकालकर एक विषय बना दी सब, मनोशास्त्र। क्या? दर्शन शास्त्र से एक विषय निकाला इन्होंने, क्या नाम था वो? मनोशास्त्र के नाम से एक विषय इनके द्वारा निकाला गया। और इन्होंने बोला कि साहब हम मनोशास्त्र के द्वारा आगे बढ़ेंगे। और इन्होंने बाकायदा एक बुक लिखी, क्योंकि यदि मैं आज बोल के कोई चीजों को निकल जाऊं, बाहर बैठ के मैं कुछ बोलूं, उस बात का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन यहाँ पे रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हो, ये वाली चीजें बहुत लंबे समय तक जीवंत रहेंगी। वैसे ही पहले कुछ ऐसा तो था नहीं, पहले थी बुक्स। तो अरस्तु के द्वारा एक बुक लिखी गई। अब ये बुक के अंतर्गत, बुक को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या पता चल रहा है? बुक को पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है, अरस्तु बोल रहे हैं भैया कि मैं एक डी एनिमा नाम की इन्होंने एक पुस्तक लिखी, और इस डी एनिमा में क्या बोल रहे हैं भाई देखो ऐसा है कि अब अरस्तु प्लेटो सुकरात की कहानी कब की है? 400 ईसा पूर्व की। 399 बीसी में तो आपके जो सुकरात हैं, इनको हेमलॉक नाम का जहर पिला के और इनको लिटा दिया गया था। वो कहानी अलग है, मैं बता चुका हूँ, आपकी अलग से एक वीडियो ले जाएंगे। सुकरात, अरस्तु, प्लेटो तीनों के बारे में बढ़िया से वहां पे जानकारी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। तो इन्होंने एक डी एनिमा नाम की पुस्तक लिखी। अब इससे क्या पता चल रहा है कि भाई देखो 400 ईसा पूर्व में पुस्तक लिखी गई है। बोले ठीक है। तो साहब देखो मनोविज्ञान का जो जन्म हुआ है वह 400 ईसा पूर्व में हुआ है। बोले गुरुजी ठीक है, पता चल गया। इसके अलावा जो मनोविज्ञान निकाला था वो कहाँ से निकाला है? दर्शन शास्त्र से निकाला है।
तो इन्होंने बोला कि साहब मनोविज्ञान का जन्म दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ है, बिल्कुल प्रॉपर अलग से विषय नहीं है, इन्होंने दर्शन शास्त्र की एक शाखा बना दिया, किसको, मनोविज्ञान। अब चूंकि मनोविज्ञान के बारे में सबसे पहले बढ़िया तरीके से वकालत करने वाले कौन है, अरस्तु। तो इसके बाद अरस्तु की बुक से ये पता चल रहा है कि भैया अरस्तु सीधे सीधे ये बोल रहे हैं कि मनोविज्ञान का जनक मैं हूं, तो जननी कौन है, दर्शन शास्त्र। तो मनोविज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं, और जननी है दर्शन शास्त्र। फिर कुछ लोगों ने इनसे पूछा कि भाई दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान में अंतर क्या है, आपने ऐसा क्या किया है कि जो मनोविज्ञान है दर्शन शास्त्र से आप अलग कर रहे हो, या फिर उसमें एक अलग से सेपरेट एक सब्जेक्ट बना रहे हो उसके अंडर में। तो इन्होंने बोला कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र एवं शरीर क्रिया विज्ञान, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र प्लस शरीर क्रिया विज्ञान के योग से बनी हुई चीज है। मतलब मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र में क्या अलग है, यदि दर्शन शास्त्र में शरीर क्रिया विज्ञान को या फिजियोलॉजी को जोड़ दिया जाए तो क्या बनती है, साइकोलॉजी आपकी बन जाती है। इसके बाद में आगे जब हम बात करते हैं इसके बारे में, इन्होंने वो, अब उस समय मनोविज्ञान नाम का जो शब्द है ये तो था नहीं, तो क्या था, इन्होंने जो शब्द दिया था उस समय वो था मनोशास्त्र। इन्होंने जो उस समय मनोविज्ञान को नाम दिया था वो मनोशास्त्र दिया था। अब इनसे कुछ लोगों ने पूछा कि भैया आप इतना काम कर रहे हो, इतनी सारी चीजें बोल रहे हो कि मनोविज्ञान जैसी कोई चीज है, ये लंबी चौड़ी बातें आप बोल रहे हो, तो मुझे आप एक बात बताइए, जब आप लंबी चौड़ी बातें बोल रहे हो, इतनी सारी चीजें आपने बोल दी हैं लंबी चौड़ी कि सब ये सारी चीजें मनोविज्ञान में बना के जा रहा हूँ, डीएनए मामी ये सारी चीजें लिख दी, तो इसकी कोई परिभाषा तो होगी। बोले साहब बिल्कुल है, क्या है, आत्मा का विज्ञान। बोले ठीक है सर। इसके बाद आते हैं साहब आपके कौन, प्लेट कॉलसैनिक आते हैं। कॉलसैनिक ने प्लेटो की बुक से पढ़ी, उसमें इन्होंने देखा यार आत्मा आत्मा ये सारी चीजें तो यहीं पे लिखी हुई हैं, फिर ये अरस्तु किस बेस पे बोल रहा है कि भाई मनोविज्ञान का जनक मैं हूं। भाई जो आंदोलन किया वो अन्ना हजारे ने किया, तो ये केजरीवाल किस बेस पे बोल रहा है कि साहब आम आदमी पार्टी का जनक मैं हूँ। संस्थापक अगर वास्तव में देखा जाए तो अन्ना हजारे से ज्यादा क्या, बस अन्ना हजारे ने क्या किया था, कभी पार्टी नहीं बनाई, जैसे प्लेटो ने नहीं बनाई, वही सीन अन्ना हजारे का। तो फिर लोगों ने बोला कि भाई आम आदमी पार्टी के अगर जनक देखे जाए तो कौन होने चाहिए, अरे वो अन्ना हजारे होने चाहिए, केजरीवाल का क्या है, केजरीवाल तो आगे मिठाई खाने वाला आदमी है यार। यही कौलसैनिक बोले। कौलसैनिक बोले कि भाई देखो ऐसा है, मनोविज्ञान के जो वास्तविक जनक हैं वो प्लेटो हैं, शुक्र, अरस्तु बरस्तु कुछ नहीं, अरस्तु छोटा आदमी है, अपने इनके गुरुजी ने जो लिखा उसी को उठा के और सब इसने दुनिया के सामने परोस दिया। कौन बोलते हैं ये वाली बात बोलते हैं कॉलसैनिक के द्वारा बोली जाती है। तो मनोविज्ञान के जनक आपके अरस्तु है, लेकिन कॉलसैनिक के अनुसार कौन है, प्लेटो हो जाते हैं। और उस समय मनोविज्ञान को किस नाम से जाना जाता था, मनोशास्त्र के नाम से जाना जाता, मतलब अभी तक मनोविज्ञान का नाम आया नहीं है। इसके बाद में एक व्यक्ति आता है, रुडोल्फ गोएकर करके है, 1590 में ये व्यक्ति आता है और एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है साइकोलॉजी। रुडोल्फ गोएकर करके जो ये व्यक्ति है एक पुस्तक लिखता है वर्ष 1590 में, साइकोलॉजी। और अरस्तु ने जो परिभाषा दी थी उसको उठाया सब इसने, क्या, आत्मा और विज्ञान, आत्मा और विज्ञान जो परिभाषा है इसको उठाया। अब आत्मा को ग्रीस में क्या बोलते थे, ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइकी, और विज्ञान को बोलते हैं लोगस। इन दोनों को मिला के इन्होंने इंग्लिश का एक शब्द बनाया साइकोलॉजी। तो इन्होंने देखा यार क्या मनोशास्त्र मनोशास्त्र बोल रहे हो, साइकोलॉजी बोलते हैं ज्यादा अच्छा लगा। इन्होंने सब मनोविज्ञान का नाम चेंज करके क्या कर दिया, साइकोलॉजी। लोगों ने इनसे पूछा कि भाई अपनी वैधता साबित करो कि आप सही हो। इसने बोला साहब ये साइकोलॉजी उठाओ। बोले साहब उठा लिया, ये साइकोलॉजी इंग्लिश का शब्द है। साइकोलॉजी शब्द को ग्रीक भाषा के दो शब्दों में तोड़ा गया। बोले साहब क्या, साइकी और लोगस। बोल दिया साहब देखो आत्मा का विज्ञान। बोले साहब सही बात है, आत्मा का विज्ञान। यही वाली परिभाषा किसने दी है, यही वाली परिभाषा अरस्तु ने दी थी। बोले साहब हमारा मामला सही है, बोले साहब सही है। इसको क्या बोलते हैं, आत्मा को, क्यों भाई, ठीक है, यहां तक हो गया। अब इनकी एक चीज देखना कि इन्होंने ये नाम जो निकाला यूं करके निकाला था, लेकिन लोगों को किस तरीके से बताया, बिल्कुल उल्टा करके। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई देखो अरस्तु महाराज ऐसा है, चोरी केवल आप नहीं कर सकते, आपने अपने गुरु की शिक्षाओं को चुराया है, लेकिन वही चोरी का काम यदि हम करें तो हम पापी थोड़ी हो जाएंगे। तो इन्होंने तो साहब अरस्तु से बिल्कुल वो बोलते हैं ना कि तू तू छोटा छोटा तू छोटा चोर तो हम बड़े चोर।
तो इन्होंने साहब अरस्तु के वो वाले टैग को बिल्कुल छीनने का कार्य किया और अरस्तु को बिल्कुल साहब यूं बिल्कुल इन्होंने अंगूठा दिखा दिया कि भैया देख तेरी ही चीज को उठा के हम आगे चीजों को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो क्या हो गया, आत्मा का विज्ञान यहाँ पे हो गया। और इन्होंने जो मनोविज्ञान को जो शब्द मिलना था मनोविज्ञान, किससे, मनोशास्त्र से नाम बदलकर क्या हो गया, अब आत्मा का मनोविज्ञान हो गया। क्या हो गया, मनोशास्त्र से नाम आ गया क्या, मनोविज्ञान का नाम अब आ चुका है। अब इसके बाद में यदि हम बात करते हैं, इसके बाद में ये आ गया सब, ये जो मनोविज्ञान शब्द है ग्रीक, यूनानी और लैटिन। कौन कौन से, ग्रीक, यूनानी और लैटिन। कैसे, जैसे तो आप लोगों ने देखा होगा कि खड़ी बोली हिंदी, या जैसे आ जाओ अपने दिल्ली के आसपास प्रॉपर लगभग हिंदी बोली जाती है। अब जैसे ही दिल्ली से थोड़ा आते हो आप, हरियाणवी बोली जाती है, या इधर साइड में चले जाओ, मथुरा वृंदावन साइड में चले जाओ, तो खड़ी बोली हिंदी बोली जाती है। अब जब खड़ी बोली हिंदी बोलते हैं तो ये सारी भाषाएं कुछ ना कुछ हिंदी भाषा के भी शब्द मिले हुए, आधे से ज्यादा हिंदी भाषा के भी हैं। तो वैसे ही ये साइकी और ये लोगस में फंस गया मामला। अब जब ग्रीस, यूनानी और लैटिन तीनों भाषाओं के कुछ शब्द भी एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे हिंदी और संस्कृत के मिलते हैं, वैसे ही मामला यहाँ पे है। तो सबसे पहले यदि पूछ लिया जाए कि जो साइकी और जो लोगस शब्द हैं वह कौन सी भाषा से बने, तो ये हो गया सब ग्रीक, यूनानी और लैटिन। तो जब ऑप्शन आ जाए तो पहली प्रेफरेंस आपको ग्रीक को देनी है, नंबर 2 पे यूनानी और नंबर 3 पे आपको लैटिन को अपनी प्रेफरेंस देनी है। इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि ऑप्शन में ग्रीक और यूनानी ना आए तो आंसर आपको लैटिन करना है, और यदि सबसे पहले चेक करना है आपको ग्रीक लिखा है या नहीं लिखा है। यदि ग्रीक ना हो तो फिर यूनानी की तरफ जाना है, और यूनानी ना हो उसके बाद ही आपको लैटिन की तरफ जाना है। इस प्रकार से देखा जाएगा। ये वही है कि भाई जैसे क्या बोलते हैं वो पर्सनैलिटी शब्द किससे बना है, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। वैसे ही जो साइकोलॉजी शब्द है किससे बना है, ग्रीक, यूनानी या लैटिन भाषा के साइकी प्लस लोगस 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रेफरेंस आपको पता है 1 2 3। तो क्या हो गया, साइकी का अर्थ आत्मा, और ये मनोविज्ञान, ये सारा सीन आपका यहाँ तक हो गया। कोई साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आपको किस प्रकार से देखना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि यहाँ पर ग्रीस लिखा हुआ है कि नहीं। बोले साहब ग्रीस तो नहीं है। यूनानी लिखा है, बोले गुरुजी यूनानी भी नहीं है। तो फिर क्या लिखा है, लैटिन लिखा है। हाँ गुरुजी लैटिन लिखा है। तो लैटिन लिखा है तो लैटिन ही सही है। क्या हो गया, यहाँ पर लैटिन सही हो जाएगा। इसके बाद में बात करें साइकोलॉजी शब्द हिंदी शब्द क्या हो गया, मनोविज्ञान हो गया। अभी जब हिंदी शब्द का अर्थ देख रहे हैं, जैसे साइकोलॉजी का देख लिया हमने, आत्मा का विज्ञान निकल के आ गया, वैसे ही जब हम इसका अर्थ देखते हैं किसका, तो मनोविज्ञान का हिंदी में अर्थ देखते हैं, तो जब हम पाश्चात्य दर्शन के बारे में बात करते हैं, पश्चिम जो आपकी जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है उसके बारे में बात करते हैं, तो वेस्टर्न साइकोलॉजी का तो सीधा सा है। सब देखो चीजों को उस तरीके से सेट करो कि जो अपने लिए बेस्ट रहे। प्रकृति के लिए क्या बेस्ट है, दुनियादारी के लिए क्या बेस्ट है, इससे हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चीजों को अपने हिसाब से सेट करने की बात कौन करता है, वेस्टर्न साइकोलॉजी के द्वारा की जाती है। लेकिन जब भारतीय मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं, तो भारतीय मनोविज्ञान में चाहे आप भगवत गीता उठा लो, मनोविज्ञान का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है अपने आप में। ये इससे बड़ा ग्रंथ मैंने तो आज तक कम से कम नहीं देखा। जब हम इसके बारे में भी हम बात करते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारा जो दर्शन है इसका उद्देश्य क्या है, कि उस परम सत्ता को पाना, उस परम शांति को पाना जिसके द्वारा दुनिया चल रही है, जिसके माध्यम से हम सारी चीजों को ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन वेस्टर्न साइकोलॉजी का उद्देश्य क्या है, कि भैया व्यवहार को अपने हिसाब से एडजस्ट करना। जैसे हम किसी से बिजनेस करने जा रहे हैं कि सामने वाले के मनोविज्ञान को पढ़ते हुए कैसे तोड़ें, हमारे ये उद्देश्य नहीं थे। छेड़छाड़ करना कोई उद्देश्य हमारे कभी था ही नहीं। हमारे उद्देश्य साफ सीधे थे, शांति से जीना, किस प्रकार से हम जीवन को शांति से जी सकते हैं, इन चीजों को तय करना हमारे इंडियन साइकोलॉजी का उद्देश्य हमेशा से रहा है। तो इंडियन साइकोलॉजी और वेस्टर्न साइकोलॉजी में क्या अंतर है, वेस्टर्न साइकोलॉजी हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी और इन सारी चीजों को देखते हुए चलती है। वहीं पे जो इंडियन साइकोलॉजी है, इंडियन साइकोलॉजी उस परम सत्ता को या परम शांति को पाने के लिए कार्य करती है, जिससे कि लोगों का जीवन यापन बढ़िया तरीके से हो पाए। ठीक है, अब देखा सीन क्या है, इंडियन साइकोलॉजी लगभग आपके 1990 के दशक तक केवल और केवल किसका अध्ययन कर रही थी, जो वेस्ट वाले बोल देते थे हमारा मामला उन्हीं आधारों पे चल रहा। लेकिन इन्होंने देखा यार कभी भी दूसरे के बाप को बाप बोलने से जिंदगी में परिवर्तन आता नहीं है।
तो बोले साहब परिवर्तन कैसे आएगा? कि भाई खुद को यार समझना पड़ेगा, खुद को अपना बाप बोलना पड़ेगा, तब जाके इन चीजों के बारे में पार पड़ेगी। बोले साहब बोलना कैसे शुरू करें, मतलब काम कैसे हो, ये चीजें समझ में तो आए। उन्होंने बोला कि साहब एक काम करते हैं, ये कभी बोलते थे कि भाई देखो हमारे वेदों में ये लिखा है, ये वाली बात सही हो, और यार प्रूफ करो। हम बोलते थे कि भाई योगा से सब कुछ होगा, योगा से ये होता है वो होता है, हम लंबी लंबी बातें करते थे। तो वेस्ट वाले क्या बोलते थे, भैया प्रूफ करो कि योगा से ये सारे काम होते हैं। बातें बोलने से नहीं होती, चीजें प्रूफ करने से होती हैं। अब जब प्रूफ करने की बात आई तो 1990 के दशक में हमें समझ में आ चुका था कि यदि हमें मार्केट में इज्जत चाहिए तो हमें उस इज्जत के हिसाब से काम करना होगा। तो हमने सब क्या किया कि जो लोग योग करते थे हमने उनका एमआरआई स्कैन कराया, और जो नहीं करते थे उनका एमआरआई कराया ब्रेन का। और उसके बाद में हमें पता चला कि जो लोग योग करते थे उनके दिमाग के कुछ अतिरिक्त हिस्से सक्रिय थे। जो योग करने वाले जो लोग थे उनके दिमाग के कुछ अतिरिक्त हिस्से सक्रिय पाए गए, जिससे हमने पाया कि योग से सब कुछ चीजें बेहतर होती हैं। तो इसके बाद साहब हमने लोगों को दिखाया, जो वेस्टर्न साइकोलॉजी वाले थे, कि भाई देखो योग से फर्क पड़ता है। जब पता चला कि साहब योग से फर्क पड़ता है तो हमने सारी चीजों को इस प्रकार से प्लस प्लस चीजों के साथ में आगे कर दिया, और सब हमने प्रूफ कर दिया। उसके बाद से हमने इंडियन साइकोलॉजी की तरफ, या इंडियन जो फैक्ट हैं अपने, उनकी तरफ ध्यान देना शुरू किया, जिससे कि हमारे लिए चीजें बहुत ज्यादा बेहतर होने लगी। तो ये हो गया साहब कि जो साइकोलॉजी है इसका हिंदी अर्थ मनोविज्ञान है। तो अर्थ क्या हो गया, मन ऑब्लिक चेतना का विज्ञान। तो मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान मन तो आपको दिख ही रहा है। चेतना का अर्थ क्या है, चेतना का अर्थ उस परम सत्ता को पाने से है जो कि हमें एक शांति, दिमाग को बढ़िया जीवन प्रदान करती है। ठीक है। अब यदि वेस्टर्न साइकोलॉजी में चेतना का अर्थ देखा जाए, एट प्रेजेंट जो आपके दिमाग में चल रहा है वो है चेतना का अर्थ। इंडियन साइकोलॉजी में उस परम सत्ता को पाना ही, या उससे शांति को पाना ही क्या है, चेतना का अर्थ हो जाता है। इसके बाद में देख लो मनोविज्ञान के उद्देश्य। सबसे पहले तो आपको बच्चे के व्यवहार की समझ होनी। आपके बच्चे ने, आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, बच्चे ने सब कोई व्यवहार किया या कोई कुछ सिखाना चाहते हो, सिखाने के बाद में कुछ वो बच्चा एक विशेष रिएक्ट कर रहा है, आपको समझ में आया कि इसको ये सारी चीजें समझ में नहीं आई। आपने एनालिसिस किया कि यार अगर इस तरीके से सिखाएं तो हम चीजों को सिखा सकते हैं, इसके बाद बच्चा ऐसे करेगा, उसके बाद मैं ये करूंगा और मैं इसको सिखा दूंगा। मतलब पूरा एक जो चित्र है आपके दिमाग के अंदर इस स्थिति में बन जाता है। बोले गुरु जी बिल्कुल बनता है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको व्यवहार की समझ होनी चाहिए, फिर उसके बाद आप उसकी व्याख्या कर पाए कि मतलब मैं ये करूंगा, ये सारी चीजें करूंगा। अब जब आप व्याख्या कर पाते हो तो आप चीजों के बारे में भविष्यवाणी कर पाते हो कि गुरु जी अगर मैं ये करूंगा तो बच्चा इस प्रकार से रिएक्ट करेगा, ये सारी चीजें आएंगी, उसके बाद मैं ये इस प्रकार से पढ़ाते हुए और बच्चे को ये सारी चीजें सिखा दूंगा। मतलब आपने क्या कर दी, भविष्यवाणी कर दी। जैसे ही आप भविष्यवाणी करने के लायक बनते हो तो आपके अंतर्गत एक अनायासी एक ताकत आती है, जिसको हम बोलते हैं क्या है, नियंत्रण करना। मतलब आप परिस्थितियों पर कंट्रोल कर पाते हो, आपके अंतर्गत एक नियंत्रण की ताकत आने लगती है। तो क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल, ये आपके मनोविज्ञान के 4 उद्देश्य हो जाते हैं, जिनके माध्यम से आप आगे बच्चों को पढ़ाते हो, बच्चे के व्यवहार को समझते हो। जैसे आपकी गली में एक, जैसे आपके स्कूल में एक बच्चा है, बच्चा साहब चोरी वगैरह करता बच्चा जैसे चोरी नहीं, ऊधम करता है, ऊधम करता है, आपने देखा, आपने लिया उस बच्चे को, यार चलो कोई नहीं, ऊधम करता है लेकिन यार ये बच्चा पढ़ाई बहुत अच्छी कर सकता है। आपने साहब उस बच्चे को बिल्कुल ऐसे लटका दिया। आपने कोई काम किया कि बेटा एक काम करो, आप उधर घूम के आओ। आपको पता था ये वहां जाएगा, ये वहां पे जाके भी उधम करेगा, लेकिन 4 चीजों को देखेगा जरूर उधम करते हुए। 4 चीजों को देखेगा तो ये इन चीजों के बारे में समझ जाएगा। अब समझ जाएगा तो आप भविष्यवाणी कर पा रहे हो कि इन चीजों के बारे में इसको जानकारी बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाएगी। तो आपने चीजों पर नियंत्रण कर लिया ना, कि आपने बच्चे को पहले ही उस प्रकार से डाला कि सब ये कुछ भी हो सीख के ही आएगा। इसी प्रकार से क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट, यही है, इसीलिए तो बच्चे के विकास को सीख रहे हैं। क्यों, आपको बच्चे के बारे में पूरी समझ होनी चाहिए कि हमें किस प्रकार से सिखाना है। यही है शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य, और क्या है। हाँ, तो क्या हो गया, सबसे पहले जब जो आपकी परिभाषा चल रही थी वो क्या चल रही थी, आत्मा का विज्ञान चल रही थी। किसकी, मनोविज्ञान। कब तक चली है ये, 16वीं सदी। 400 ईसा पूर्व में अरस्तु के द्वारा एक परिभाषा दी गई। कब, 400 ईसा पूर्व में अरस्तु के द्वारा एक परिभाषा दी गई आत्मा का विज्ञान, जो कि 16वीं सदी तक मनोविज्ञान की परिभाषा यही रही है। समर्थक की बात करें, अरस्तु, प्लेटो और सुकरात। कौन कौन हो गए, अरस्तु, प्लेटो और सुकरात।
इसके बाद में रुडोल्फ गोइकर आपने देखा, वर्ष 1590 में साइकोलॉजी या पुस्तक लिखी और इनके द्वारा कौन सा शब्द दिया गया, साइकोलॉजी। पे हमने देखा सब ये भी आत्मा के विज्ञान के समर्थक है, इन्होंने भी आत्मा के विज्ञान से ही तो परिभाषा निकाली थी। बोले गुरुजी बिल्कुल। एक है देकार्ते, कौन है, देकार्ते, और याद रख लेना देकार्ते आपके लगभग 16वीं 17वीं सदी में पैदा हुआ व्यक्ति है। कब, 16वीं 17वीं सदी में पैदा हुआ व्यक्ति है, अच्छा दर्शन शास्त्री था, फिलोसोफर था। इस आदमी की तो सब आत्मा की परिभाषा ऐसी है, इससे पूछा कि भाई आत्मा होती है, बिल्कुल होती है। मन सब कैसी होती है, कैसी होती है मतलब दिमाग के अंतर्गत होती है यार। दिमाग का एक उन्होंने कोई विशेष हिस्सा की सब ऐसे मतलब मटर के दाने के बराबर होती है। यार इतनी सी आत्मा होती है, नहीं नहीं नहीं, आत्मा इतनी नहीं होती, जितना बड़ा इंसान का शरीर होता है आत्मा भी सब उतनी ही बड़ी होती है, इन्होंने ऐसे बोल दिया। तो फिर इसके बाद कोई एक व्यक्ति चलते हुए आया, बोले गुरु जी एक बात बताओ, 2 साल का बच्चा छोटा सा होता है, मांगे ठीक है, 10 साल का बच्चा और बड़ा होता है, मांगे ठीक है, तो क्या आत्मा भी बड़ी होती है, मान साहब आत्मा भी बड़ी होती है। मतलब एक आदमी साहब 1 साल के अंदर मोटा हो गया, मतलब उसकी आत्मा भी मोटी हो गई, मान साहब बिल्कुल हो गई। फिर उसके बाद किसी ने पूछा कि साहब पक्की होती है, बन यार सोच लेने दे, नहीं यार गलत हो गया यार। तो इन्होंने तो आत्मा के बारे में बहुत चीजें बताई हैं, हर किसी ने अपने हिसाब से बताया है। अब यदि आप कुछ बताने लगोगे गुरुजी मेरे हिसाब से आत्मा ये है, अभी फिलोसोफर हो जाओगे। तो वही है, तो आत्मा के विज्ञान के जो समर्थक कौन है, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, 3 गुरु चेले हो गए। मनोविज्ञान का नाम देने वाले कौन है, आपके रोडोल्फ गोएकर, जो कि वर्ष 1590 में दिया था। एक देकार्त थे, इनको याद रख लो आत्मा, ठीक है। इसके बाद में जो प्लेटो की पुस्तक क्या है, रिपब्लिक है, और लिखना चाहो तो लिख लेना एक कौन सी, अपोलॉजी। अपोलॉजी मतलब अपोलॉजी ऑफ सोक्रेट्स, मतलब सुकरात की माफी हो गई। हालांकि सुकरात ने कभी माफी मांगी नहीं थी, उन्होंने ये बोल दिया बेटा अगर ये माफी माफी अगर मैंने मांग ली तो लोग मुझे क्यों ही याद करेंगे। सच तो कहानी ये है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं, सच तो कहानी ये है कि हम माफी माफी नहीं मांगेंगे, हम सही हैं और हम सही के रास्ते पर ही रहेंगे, हमें बस केवल इतना पता है, ठीक है। इसके बाद में आए एबिंगहॉस। अब आपने क्या देखा, कहानी कब से चल रही है, ये कहानी चल रही है 400 ईसा पूर्व से, कहानी चल रही है 400 ईसा पूर्व से चल रही है, और 16वीं सदी तक मामला आ गया। कहां तक, 16वीं सदी तक आ गया। 16वीं सदी तक कहानी कुछ नहीं है, 16वीं सदी में जाके लिखना शुरू हुआ है। मनोविज्ञान परिभाषा किसकी है, आत्मा का विज्ञान। बोले गुरु जी ठीक है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञानी परिभाषा, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। कब की कहानी हो गई है, ये हो गई साहब आपकी 16वीं सदी की। एबिंगहॉस ने बोला कि भाई देखो मनोविज्ञान का जो अतीत है बहुत लंबा है, कहां से चल रहा है, 400 ईसा पूर्व से। लेकिन जो इतिहास है, इतिहास बहुत छोटा है। इतिहास कहां से शुरू कर रहे हैं, इतिहास शुरू करते हैं 16वीं सदी से, क्योंकि 16वीं सदी के बाद में अब देखना मनोविज्ञान में हर बार परिभाषाएं बदलेंगी, हर एक सदी में परिभाषा बदलेगी। तो 16वीं सदी में मनोविज्ञान के ऊपर काम होना शुरू हो गया। कुल मिलाकर बात यहाँ पे आती है। तो मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, 400 ईसा पूर्व, जबकि इतिहास कहां से शुरू हो रहा है, 16वीं सदी से शुरू होता है। हाँ भाई, मनोविज्ञान का अतीत 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, जबकि इतिहास 16वीं सदी से प्रारंभ होता है। तो क्या हो गया, मनोविज्ञान को 400 ईसा पूर्व में क्या माना जाता था, दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना जाता था। कब, 400 ईसा पूर्व में। तो गुरु जी ठीक, हाँ भाई, क्या हो गया कि मनोविज्ञान क्या सीन हो गया कि मनोविज्ञान 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, 16वीं सदी में इसकी जो कहानी है वो शुरू हो जाती है, किसकी, इतिहास की। मनोविज्ञान का अतीत 400 ईसा पूर्व से और इतिहास 16वीं सदी से। और एवं उसकी कहानी समझ में आ गई। मनोविज्ञान का अतीत बहुत पुराना है, जबकि इतिहास बहुत छोटा, ठीक है। अब मनोविज्ञान 400 ईसा पूर्व क्या था, केवल और केवल एक दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में स्टेबल हुआ था। इसके बाद में बात करें 17वीं सदी, 17वीं सदी में परिभाषा क्या थी, मन व मस्तिष्क का विज्ञान, परिभाषा चेंज हो गई। अब हुआ क्या कि 16वीं सदी में आपने देखा नाम क्या था, बिल्कुल बूढ़े बड़े लोग, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, क्या बोल रहे हैं, आत्मा आत्मा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आत्मा आत्मा कर रहे हैं। यहाँ पे एक बार आपको पूरा समझा देता हूँ टेबल के माध्यम।
बहुत कम टाइम लगेगा और आपको जल्दी समझ आ जाएगा, लेकिन टेबल ही नहीं बनाई। ये रही। हाँ भाई, क्या हो गया? 16वीं सदी में मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान के नाम से जाना जा रहा है। अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, देकार्ते और रुडोल्फ गोइकर विशेष रूप से इसमें नामित व्यक्ति हो जाते हैं। इसके बाद में ये बूढ़े बड़े लोग थे, आत्मा आत्मा कर रहे थे, वही भजन भक्ति वाले काम कर रहे थे। इसके बाद में कुछ नए लोग आए, नए लोग आए यार, उन्होंने बोला कि आपने 400 ईसा पूर्व से अब तक आत्मा आत्मा किया हुआ है, कुछ तो अलग करो यार, दिमाग से काम लो आखिरकार। तो मनोविज्ञान की परिभाषा को चेंज करके क्या कर दिया गया, साहब हम तो मन की करेंगे और मस्तिष्क से काम लेंगे। नए लोग थे, नए लोगों ने सब प्रेशर किया बूढ़े बड़ों को। बूढ़े बड़े भी अपने रास्तों को ऐसे छोड़ने वाले थोड़े ही थे, तो इन्होंने भी साहब बूढ़े बड़े जो लोग थे उनको सब प्रेशर किया। इनको बोला कि भाई देखो ऐसा है, जो सीन था आपने जो करना था वो कर लिया, अब परिभाषा को चेंज कर। हम नए लोग हैं, हम दिमाग से काम लेंगे और क्या करेंगे, दिमाग से काम लेते हुए मन का काम करेंगे। तो इन्होंने, इनको याद करने के लिए हम कैसे करेंगे, नए लोग आए, इन्होंने सब क्या करेंगे, नए लोग कोई बहुत बढ़िया काम तो करेंगे नहीं, इन्होंने किए सर कॉपी कट पेस्ट करने के काम। मतलब सबसे पहले पेस्टोलॉजी, फिर उसके बाद में चूंकि कोई इनकी इच्छा से तो मानने वाला था नहीं, तो कौन आए, पेस्टोलॉजी आए, और इसके बाद में कौन आए, जॉन लॉक। तो इन्होंने पंप से प्रेशर करके क्या कर दिया, कॉपी कट पेस्ट कर दिया और उस पर लगा दिया ताला। क्या कर दिया, पंप से प्रेशर करके कर दिया कॉपी कट पेस्ट, पाम्पोलॉजी पेस्टोलॉजी। क्या हो गया, पंप से इन्होंने क्या किया, प्रेशर किया, कॉपी कट पेस्ट किया और उस पर ताला लगा दिया। कौन आ गए, जॉन लॉक आ गए। इसके बाद में सब ये नए लोग थे, नए लोगों का क्या होता है, वही कॉलम पूर्ति करके पंप से प्रेशर करके कॉपी कट पेस्ट किया, ताला लगा के और सो गए। 17 के बाद में 18वीं सदी निकल गई और 19वीं सदी आ गई। ये लड़के हैं, कुछ करना थोड़ी था, इससे दरमियान कोई भी विशेष कार्य नहीं हुआ। इसके बाद में सब 19वीं सदी आ जाती है। 19वीं सदी में क्या होता है, 19वीं सदी में विलियम वुंट आते हैं। विलियम वुंट बोलते हैं नए लड़कों को कि निकम्मो अब तो खड़े हो जाओ, अब जाग जाओ, तुम लोगों ने बहुत हवाबाजी कर ली, 2 सदियां निकल चुकी हैं और तुम लोगों से मतलब अब तक परिभाषा नहीं बदली। बोले मन व मस्तिष्क का करेंगे, ठीक है करो मन व मस्तिष्क का, कोई दिक्कत नहीं, पर कुछ करो तो सही। पर किस में आ जाओ, होश में आ जाओ। होश को क्या बोलते हैं, चेत बोलते हैं। जागने को क्या बोलते हैं, चेत बोलते हैं। तो क्या हो गया साहब, 19वीं सदी में इसको चेंज करके क्या कर दिया गया, चेतना के विज्ञान के रूप में इस विषय को स्थापित करने की बात होने लगी। कब, 19वीं सदी में मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्थापित करने की बात होने लगी। किसने किया, विलियम वुंट। विलियम वुंट की लुगाई मान लो, चाहे इसकी इसकी आदि घरवाली मान लो, कौन है ये है टिचनर। जब भी आप सुनोगे विलियम वुंट के द्वारा एक विधि दी गई, अंतः दर्शन विधि, जो आपकी जो सीडीपी है इसमें बहुत बेस्ट विधि है अंत्य दर्शन विधि, जिसको कि आप आगे पढ़ोगे। अंत्य दर्शन विधि के जनक कौन है, विलियम वुंट, और इनके सहयोगी कौन रहे उसमें, टिचनर। तो विलियम वुंट की लुगाई है एक तरह से, ये मान लो कौन, टिचनर। इसके बाद में विलियम जेम्स, इस परिभाषा के समर्थक। विलियम जेम्स, आप वो आदमी मान लो जिसने अपने गुरु को लात मारी। विलियम जेम्स को आप विलियम वुंट के साथ में बिल्कुल ऐसे जोड़ के याद रखना, ये आदमी विलियम जेम्स विलियम वुंट से पढ़ के गया साहब जर्मनी, और बाद में अपने घर पे पहुंच के अपने गुरु को ही गाली देने वाला व्यक्ति है। कौन, ये विलियम जेम्स। तो कौन कौन हो गए, विलियम वुंट, टिचनर और विलियम जेम्स, 3 लोग यहाँ पर हो जाते, विलियम वुंट, टिचनर और विलियम जेम्स। जेम्स, सली और बाइब्स, इनको एक्स्ट्रा में याद हो जाए तो ठीक है, कर लेना, वरना मत कर। तो चेतना के विज्ञान के 3 समर्थक विलियम वुंट आए, चिल्ला के बोले भाई खड़े हो जाओ, अब तो चेत में आ जाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, 2 सदियां निकल चुकी हैं, तुम लोगों ने पंप से प्रेशर करके कॉपी कट पेस्ट करके ताला मार दिया और सो गए तुम लोग। मतलब पंपोलॉजी, पेस्टोलॉजी, और कौन हो गए वहां पे, जॉन लॉक हो गए। इसके बाद में कुछ नए लोग आए, कौन थे, विलियम वुंट। विलियम वुंट की लुगाई कौन है, टिचनर। और विलियम वुंट को लात मारने वाला इनका चेला कौन है, वो हो जाता है साहब आपका विलियम जेम्स। चलिए साहब ठीक है, यहाँ तक हो गया, विलियम जेम्स तक की कहानी हमें समझ में आ गई। अब इसके आगे की जब हम बात करते हैं, इसके आगे की बात है जब हम करते हैं, नीचे साहब चलो इन्होंने क्या कर दिया साहब, चेतना का विज्ञान कर दिया। लेकिन आप एक बात इमेजिन करो, पहले आत्मा कुछ दिखाई नहीं देती,
बोले साहब परिभाषा को चेंज करो। हम सब राजी हो गए, साहब चलो परिभाषा को चेंज करते हैं, आत्मा दिखाई नहीं देती, अच्छी परिभाषा नहीं है। हम आत्मा से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आए, इनको सब बात समझने लगे कि साहब चलो हमें आत्मा से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाना चाहिए, इनकी बात हम मानने के लिए तैयार हुए। तो आत्मा से हिलने के लिए हम तैयार हो गए, किस पे आ गए, मन व मस्तिष्क पे। मतलब आत्मा कोई इतना एरिया था, तो मन व मस्तिष्क मतलब अध्ययन करने के लिए थोड़ा बड़ा एरिया हो गया। अब यदि आप मन की बात करें तो मन के 3 भाग होते हैं, एक चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो मन के भी अगर 3 हिस्से किए जाए तो उसका एक भाग है चेतना। मतलब इन्होंने परिभाषा इतनी करके बोल रहे हैं सब इतनी सी कर, परिभाषा बहुत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। और क्यों टिकी इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में लोगों ने बोला कि यार देख बकवास करना बंद कर भाई, देख चेतना से प्रेम तुझे होगा, व्यवहार पे आ जाओ, और अच्छा नहीं लगता। और व्यवहारवाद के जो जनक हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपके वॉटसन, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, स्किनर। ये लोग व्यवहारवाद के पुरोधा माने जाते हैं। व्यवहारवाद की जब बात करते हैं तो इनका नाम इसमें सबसे ज्यादा आता हाँ भाई, जब हम व्यवहारवाद की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा किसका नाम आता है, वॉटसन का नाम इसके अंतर्गत आता है। वॉटसन के बाद वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत जाती हैं, व्यवहारवाद के अंतर्गत जाती हैं। तो अब इनको एक बार देख लेते हैं बोलते हुए। ये रहा भाई, यहाँ पे आ गए 17वीं सदी में। वही 17वीं सदी में नई लड़के आए, इन्होंने क्या किया, कॉपी कट पेस्ट किया, मतलब पेस्टोलॉजी, पंप से प्रेशर करके कॉपी कट पेस्ट किया और बाद में क्या लगा दिया, लॉक लगा दिया। मतलब पेस्टोलॉजी, पंपोलॉजी और जॉन लॉक हो गए। इसके बाद में लेबनीज, कांट, थॉमस रीड और याद रह जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। इसके बाद में एक जॉन लॉक का एक कथन है, ये बोलते हैं और बहुत ज्यादा फेमस कथन है, अक्सर करके एग्जाम्स में आता है कि बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट होता है जिस पर आप जो चाहे लिख सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने एक टर्म का उपयोग किया जिसको क्या बोला इन्होंने, टेबुला रासा। अगर कोई क्वेश्चन में दिख जाए टेबुला रासा शब्द तो समझ लेना आंसर वहां पे आपको जॉन लॉक ही लगाना है, और कोई दूसरा नाम आपको वहां पे नहीं रखना है। जॉन लॉक किस परिभाषा के समर्थक थे, तो वो थे मन व मस्तिष्क के विज्ञान के समर्थक थे। कौन, जॉन लॉक। तो टेबुला रासा याद रख लोगे, टेबुला रासा मतलब बच्चे का मस्तिष्क जो कि उस समय खाली होता है, मतलब पूरी स्लेट के समान होता है। अब उस पर आप चाहो जो लिख सकते हो, क्योंकि खाली चीज में भरने को बहुत जगह होती है। इसके बाद में सब आ जाते हैं 19वीं सदी पे। 19वीं सदी को साहब मनोविज्ञान के लिए बिल्कुल क्रांतिकारी समय बोला जाता है। उस समय साहब ये अपने जो कौन है, विलियम वुंट आते हैं। विलियम वुंट आपको ये दिख रहे, विलियम वुंट उस समय मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला की स्थापना करते हैं। मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में विलियम वुंट के द्वारा की जाती है। अब विलियम वुंट के द्वारा जब इस पर जो प्रयोगशाला है इसकी स्थापना की जाती है, उस समय क्या बोल रहे सब, चेतना की जो परिभाषा है इसको स्टेबल कराओ। अब कोई भी व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जब पहले ही परिभाषा इतनी बड़ी हो चुकी है मन व मस्तिष्क, अब आप बोल रहे हो इतनी सी करो, कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन स्थिति क्या थी, मनोविज्ञान अभी दर्शन शास्त्र के साझे में ही चल रहा है, एक सब्जेक्ट के रूप में अलग हुआ नहीं है, कोई अपनी कोई बहुत ज्यादा पहचान नहीं है। अब कोई भी अपनी लैब नहीं है, कुछ नहीं, बस मनोविज्ञान है, बस ठीक है, इतना ही था। अब ये सब मनोविज्ञान की पहली लैब स्टेब्लिश कर देते हैं। अब ये वो वाला हाल हो गया कि साहब नौकरी में मैं हूँ अपने घर में से, तो आपके घर में किसकी चलती है, साहब मेरी चलती है। तो इन्होंने और लोगों को बोला भाई ऐसा है, हल्ला मत मचाओ, कुछ अगर काम कर सकते हो तो करो। देखो मेरे पास माँ भी है, पैसा भी है, तो अब ऐसी बात है कि जो आपकी भाभी बनेगी वो तो अब चेतना ही बनेगी, मैं साहब चेतना से ही शादी करूं। अब जो और लोग थे इनके घर वाले वो बोल रहे हैं भाई ये चेतना कतई भी अच्छी नहीं है, बर्बाद कर देगी तुझे, साइड में हो जा, बच के रहे। पर लेकिन भाई साहब मानने को तैयार नहीं कि बच के रहे। अब बच के रहे के काल में क्या चलता है कि साहब ये उस समय मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना कर देते हैं। तो साहब साहब कोई भी अगर ज्यादा बकवास करता तो उसके मुंह पे सीधा बोलते हैं भाई देख ऐसा है, बच के रहना करना ये सारी चीजें अलग हैं, वो मैं अपने आप देख लूंगा क्या करना है। फिलहाल मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना मैंने की है, मेरे पास घर है, तो मैं माँ को भी रखूँ चाहे मैं अपनी घरवाली को रखूँ, क्या करूँ उस चीज से तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करते हुए उस समय जबरदस्ती इनके द्वारा जो परिभाषा थी चेतना का विज्ञान, ऐसे परिभाषा को इनके द्वारा स्टेब्लिश यहाँ पे करवा दिया जाता
है। इसके बाद में 19वीं सदी में जब ये प्रयोगशाला स्टैब्लिश करवा दी तो इसमें क्या क्या नाम याद रखना है। प्रयोगशाला स्टैब्लिश करने वाले व्यक्ति विलियम वुंट। कहाँ पे किया? लिपजिंग विश्वविद्यालय के अंतर्गत। इसके बाद में अब चूंकि इन्होंने प्रयोगशाला की स्थापना की है तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाएंगे? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट को माना जाता है। इसके बाद में साथ ही इन्होंने दिया एक संरचनावाद संप्रदाय, स्ट्रक्चरलिज्म। संरचनावाद संप्रदाय को इनके द्वारा दिया गया। जो संरचनावाद संप्रदाय इन्होंने दिया तो इसके जनक कौन हो गए? विलियम वुंट। और इनकी जो लोगाही कौन है? टिचनर। कौन हो गए? विलियम वुंट और टिचनर। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट, सहयोगी फिर वही टिचनर। लिपजिंग विश्वविद्यालय में इनके द्वारा प्रयोगशाला की स्थापना की गई। एक चीज और बताई थी मैंने कि क्या अंतः दर्शन विधि, इनके द्वारा यहीं पर अंतः दर्शन विधि दी गई। कब? वर्ष 1879 में। बोले गुरुजी समझ में नहीं आया, अच्छे से समझा। तो फिर आगे आ जाओ, क्या हो गया? स्थान लिपजिंग विश्वविद्यालय कहाँ पे है? लिपजिंग जर्मनी में। जैसे कहीं का भी कोई भी विश्वविद्यालय हो, कहीं पे जैसे दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय है तो वैसे ही लिपजिंग शहर में क्या था? लिपजिंग विश्वविद्यालय के अंतर्गत मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना किसने? विलियम वुंट के द्वारा की गई। अब हुआ क्या था, ये व्यक्ति 1879 में, सॉरी 1875 में पहुंचता है। कहाँ पे? लिपजिंग विश्वविद्यालय में। और 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट के द्वारा की जाती है। कब? 1879 के अंतर्गत मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट के द्वारा कर दी जाती है। कहाँ पे? लिपजिंग विश्वविद्यालय में। अब वर्तमान में लिपजिंग विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? कार्ल मार्क्स के नाम से। और अब चूंकि इनके द्वारा प्रयोगशाला की स्थापना की गई है तो इसके कारण इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। किसका? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। और इसने मनोविज्ञान को कौन सा आयाम प्रदान कर दिया? बोले साहब प्रयोगात्मक आयाम प्रदान कर दिया। अब इसके बाद में आगे आ जाओ। अब चूंकि इस प्रयोगशाला का फोटो मैंने आपको दिखाया है, प्रयोगशाला का फोटो मैं आपको दिखा चुका हूँ। क्या है? एक रूम है, रूम के अंदर बीच में एक 4 चेयर पड़ी हैं और बीच में एक टेबल है। एक रूम है, रूम के अंदर 4 चेयर पड़ी हैं और 4 चेयर के साथ में आपको एक टेबल दिख रही होगी। अब इसे टेबल पे होता क्या था साहब? इसे टेबल की कहानी क्या है? लोगों ने पूछा कि भाई ये बताओ कि इस प्रयोगशाला के अंतर्गत आप प्रयोग करते कैसे हो? बन के साहब बात तो सही है बन के, क्यों कि साहब आपकी प्रयोगशाला में है क्या? एक टेबल है, टेबल के चारों ओर 4 चेयर पड़ी हैं, इसमें प्रयोग करने का इंस्ट्रूमेंट क्या है? बोले साहब अंतः दर्शन विधि। क्या? अंतः दर्शन विधि। क्या है साहब? अंतः दर्शन विधि है साहब हमारा इंस्ट्रूमेंट इस प्रयोगशाला में प्रयोग करने का। वहीं साहब अंतः दर्शन विधि के माध्यम से कैसे करोगे? वहीं साहब हम जाके चेयर पे बैठ जाएंगे, अपने मन के अंदर झांकेंगे, मन के अंदर झांकते हुए हमें प्रेम किससे है? चेतना से। चेतना की संरचना का अध्ययन करेंगे फ्री। सब ये वाला मामला भी ठीक है। क्या दे दी? अंतः दर्शन विधि के माध्यम से। तो इनका जो इंस्ट्रूमेंट था, जो भी मशीन थी, वो क्या थी? अंतः दर्शन विधि ही थी। तो अंतः दर्शन विधि के माध्यम से ये प्रयोग करने की बात करते हैं। तो 19वीं सदी में परिभाषा हो गई चेतना का विज्ञान, समर्थक विलियम वुंट, टिचनर, जेम्स से हो गए। क्या दे दी गई? सब इनके द्वारा प्रयोगशाला को दे दिया गया। तो क्या हो गया? इसमें जो प्रयोग का आधार थी वो क्या थी? अंतः दर्शन विधि। अब अंतः दर्शन विधि के साथ में इन्होंने क्या दिया? एक संरचनावाद संप्रदाय और दिया। क्योंकि अंतः दर्शन विधि के माध्यम से क्या कर रहे हैं? चेतना की संरचना का अध्ययन। चेतना की संरचना का अध्ययन। तो कौन सा संप्रदाय दिया इन्होंने? संरचनावाद संप्रदाय भी इनके द्वारा यहीं से दिया गया। अब इसके बाद में आती है एक बात, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की। अब देखो पहले मनोविज्ञान ऐसे ही घूम रहा है फिर रहा है, ठीक है चल रहा है, कोई बात नहीं, पर लेकिन अभी तक मनोविज्ञान को कोई विशेष साहब पांव जमे नहीं है तक। अब इसके बाद में जब बात मानते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि अब आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है कौन? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन? बोले साहब जिसने प्रयोगशाला दी है वही है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, और तो कौन ही होगा? साहब जिसने प्रयोगशाला दी है, अगर आप उसको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक मान रहे हो तो उस समय मामला चल रहा था अमेरिका के बीच में और अदर कंट्रीज के बीच। उस समय जो मामला चल रहा था, हाँ जी साथियों नमस्कार, आवाज वगैरह आ रही है ना, सारी चीजें ठीक है? हाँ, तो हम बात कर रहे थे आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की। एक लड़ाई चलती है जब आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की, जब हम बात करते हैं तो होता क्या है, दो मनोवैज्ञानिकों का, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स और विलियम वुंट, दो लोगों की बातें आती। दरअसल इसमें हुआ क्या था,
इसमें खेल ये है कि विलियम वुंट के द्वारा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना कर दी गई। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाना चाहिए? विलियम वुंट। लेकिन उस समय जर्मनी कमजोर था और उस समय अमेरिका पैसे वाला था। अब विलियम जेम्स जैसे ही अपने गुरु विलियम वुंट से पढ़ के और अमेरिका पहुंचे, अमेरिका पहुंचते ही इनके स्वर बदल गए साहब। इन्होंने बोले गुरुजी कौन? बोले कि गुरुजी कुछ नहीं। तो अब अमेरिका ने, भैया जिस बोलता है ना कि जिसका पैसा उसकी लाठी उसकी भैंस होती है, तो अमेरिका की लाठी चल रही है इस समय। तो अमेरिका अपनी पूरी लाठी का पूरा पूरा फायदा उठा रहा है। तो जब भी आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की बात आई, मान के साहब देखो अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक कौन है? बोले साहब विलियम जेम्स। अमेरिका में सबसे पहले मनोविज्ञान का कोर्स लॉन्च करने वाला व्यक्ति विलियम जेम्स है। अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स है। बोले साहब आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी विलियम जेम्स ही होगा। अब भले ही चाहे विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना कर मनोविज्ञान को चाहे प्रयोगात्मक आयाम प्रदान किया है, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको माना इन्होंने? विलियम जेम्स को ही माना। तो अब बात ये हो जाती है, कल को मैं अमेरिका में जाके साइकोलॉजी में कोई पीएचडी करूं या कुछ भी मैं पढ़ने के लिए जाऊं, तो वहां पे फिर मुझे मजबूरन बोलना ही पड़ेगा कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम जेम्स। लेकिन फिर भी आजकल हम जैसे लोग दबी आवाज में मानते हैं कि यार वास्तव में अगर देखा जाए तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट है। अब यदि एग्जाम में आ जाए तो आपको जो पहला ऑप्शन पे देखना है, जो पहला जो आपको वरीयता देनी है वो विलियम जेम्स को देनी है, और सेकंड वरीयता आपको विलियम वुंट को देते हुए कार्य करना है। इसके बाद में हमने बात की थी विलियम वुंट के द्वारा क्या दिया गया? संरचनावाद संप्रदाय दिया गया। जब हम संरचनावाद संप्रदाय के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है? संरचनावाद कौन सी परिभाषा दी थी इन्होंने? चेतना का विज्ञान दी थी, एक अंतःदर्शन विधि दी थी। किसने? विलियम वुंट के द्वारा। और उनके जो समर्थक जो या सहयोगी होंगे, सहयोगी टिचनर हो जाएंगे, उनके द्वारा जो अंतःदर्शन विधि दी थी। क्या होगा अंतःदर्शन विधि में? मन के अंदर झांकते हुए चेतना की संरचना का अध्ययन। तो संरचनावाद संप्रदाय भी यही है कि अंतःदर्शन विधि का उपयोग करते हुए मन के अंदर झांकते हुए चेतना की संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है? संरचनावाद संप्रदाय कहलाता है। लेकिन इसमें विलियम वुंट ने ये बोला था कि भाई देखो मन के अंदर झांकना है, चेतना की संरचना का निश्चित रूप से अध्ययन करना है, लेकिन हम चेतना की संरचना के साथ में कोई भी छेड़खानी जैसा कार्य नहीं करने वाले हैं। हमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी वाला कार्य नहीं करेंगे, संरचना जैसी है वैसी ही रहने देंगे। मतलब चेतना की परिभाषा के साथ में जो चेतना की संरचना है उसके साथ में हम कोई भी छेड़ने वाला कार्य नहीं करने वाले हैं। तो अंतःदर्शन क्या हो गया कि मानसिक प्रक्रिया का स्वयं निरीक्षण करना क्या कहलाता है? अंतःदर्शन। अंतःदर्शन में क्या? अपने मन के अंदर झांकते हुए चेतना की संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, मतलब अपनी जो मानसिक प्रक्रिया है उसका स्वयं ही निरीक्षण कर रहे हैं। इसमें कोई दूसरा व्यक्ति शामिल नहीं है, क्योंकि लैब में क्या था? बस चेयर ही तो थी। चेयर पे जाके बैठ जाओ और अपने मन के अंदर झांकते हुए चेतना की संरचना का अध्ययन अपने को वहां पे करना था। तो मानसिक प्रक्रिया का स्वयं निरीक्षण करना क्या कहलाता है? अंतः दर्शन कहलाता है। बोले गुरु जी यहाँ तक हमें समझ में आ गया। इसके बाद में इसी समय क्या हो गया? अब चूंकि देखो उसको प्रयोगात्मक आयाम प्रदान हो गया, अब चूंकि घर बन चुका है, प्रयोगशाला बन चुकी है, तो घर बनने के बाद में बोलते हैं कि बाप से बेटा न्यारा हो जाता है, संतान अलग होने लग जाती हैं। तो वही काम यहाँ पे हुआ। इसी समय मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग रिकॉग्नाइजेशन प्राप्त होने लगा कि हमें छोरा नौकरी लग चुका है, कमाने लगा है, चेतना नाम की बहू लेके आ गया है, तो ठीक है साहब इसको अलग कर देते हैं। तो उसी समय मनोविज्ञान को चेतना से थोड़ा अलग करके, सॉरी जो आपका जो दर्शन शास्त्र है उससे अलग करके एक पृथक विषय के रूप में पहचान प्राप्त होने लगी। लेकिन बात बोलते हैं कि पहले परिभाषा थी बिल्कुल मन व मस्तिष्क का विज्ञान इतनी बड़ी, फिर चेतना कर दी इतनी छोटी सी। पर लेकिन बात वही है ना कि सब नौकरी लगे हुए आदमी कुछ भी बोल रहे हैं तो सब सुननी पड़ रही है, ऐसा चल रहा था। ऐसा चलते चलते आगे क्या हुआ कि जो विलियम मैकडूगल है, सभी लोग बोल रहे थे भाई देख चेतना अच्छी लड़की नहीं है, तूने शादी तो कर ली है, ये है वो है। अब विलियम वोंट का क्या था? भाई देखो ऐसा है, चेतना तुम लोगों की भाभी है, मानो चाहे मत मानो, मैंने शादी की है, मेरे पास घर है, मैं उस घर में चेतना और अपनी माँ मनोविज्ञान दोनों को रखे हुआ हूँ। मैंने सब दर्शन शास्त्र से भी इनको अलग करवा लिया है, सारे काम कर दिए हैं। तो सब देखो जैसा है जी, ये सारे काम मैंने किया है, तो किए हैं, तो तुम लोग गरीब तो बोलो ही मत। जब खर्चा उठाने की औकात ना हो तो ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। लेकिन उसी समय कौन आते हैं? विलियम मैकडूगल आते हैं। विलियम मैकडूगल अपनी एक पुस्तक लिखते हैं आउटलाइन साइकोलॉजी। मैंने शुरू से बताया कि यदि आप चीजों को मुख से बोल के जा रहे हो उनकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन मेरी बातें यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही हैं, आप बाद तक देख सकते हो, तो निश्चित रूप से इनकी कीमत आगे बढ़ जाती है। तो पहले ऐसा कोई रिकॉर्डिंग वाला सीन था नहीं। पहले क्या था
पहले केवल ये था कि साहब आप चीजों को लिख सकते हो। तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम क्या है, आउटलाइन साइकोलॉजी नाम की पुस्तक लिखी गई। इन्होंने क्या बोला, विलियम मैकडूगल ने क्या बोला विलियम वुंड के सामने कि भाई देख, तू गरीबों की आवाज को दबाने की कोशिश कर सकता है या गरीबों का मुंह बंद कर सकता है, पर पूरी तरह से आवाज को दबा नहीं सकता, हम तो फिर भी बोलेंगे। तभी इसी आवाज में बोला, मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है कि मनोविज्ञान की परिभाषा चेतना का विज्ञान है, इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता है सा मनोविज्ञान के लिए। बड़ी दबी सी आवाज में विलियम वुंड के द्वारा ये लाइन से बोली गई। किसने बोली, सॉरी, जो विलियम मैकडूगल है इनके द्वारा इन लाइनों को बोला गया। तो इन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की पूरी तरह से इन्होंने निंदा की। और निंदा करते हुए इन्होंने बोला कि भाई देखो, ये मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है कि मनोविज्ञान की परिभाषा चेतना का विज्ञान है। बोले गुरुजी ठीक है, मान लिया। इस प्रकार से सब इन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया कि चेतना की परिभाषा नहीं होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे थे, इन्होंने प्रयोगात्मक आयाम प्रदान किया, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की। बोले गुरुजी ये प्रयोगशाला का क्या सीन है। प्रयोगशाला की स्थापना इनके द्वारा हो गई लेipzig जर्मनी में 1879 में। फिर आप बोलोगे गुरुजी भारत में भी तो कोई प्रयोगशाला की स्थापना हुई होगी, वो भी हमें बता दीजिए। तो जब भारत में प्रयोगशाला की स्थापना की बात करते हैं तो एक कलकत्ता विश्वविद्यालय करके जगह है, कलकत्ता में कलकत्ता विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर भारत में सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला बनी। कहाँ पे, कलकत्ता। 3 डेट्स आपको याद रखनी है, 1911, 15 और 16। क्या, 1911, 15 और 16। क्योंकि दुनिया में मनोविज्ञान सबसे पहले क्या था, बोले गुरुजी दर्शन शास्त्र की एक शाखा था। अब जैसे हिस्ट्री, वो हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, ये हिस्ट्री वो हिस्ट्री, 3-4 हिस्ट्री हो जाती हैं, तो वैसे ही है, वैसे ही मनोविज्ञान की एक शाखा था। तो सब भारत में भी 1911 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के पेपर के रूप में, सॉरी, दर्शन शास्त्र के पेपर के रूप में मनोविज्ञान को पढ़ाया जाता। क्या, दर्शन शास्त्र के पेपर के रूप में 1911 में मनोविज्ञान को पढ़ाया जाने लगा। बोले गुरुजी ठीक है। फिर उसके बाद में 1915 में प्रोफेसर एन सेनगुप्ता, कौन, प्रोफेसर एन सेनगुप्ता, नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता कलकत्ता विश्वविद्यालय में आते हैं और 1915 में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पे कर देते हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर कर देते हैं। बोले गुरुजी ठीक है। उसके बाद में 1916 में इन्होंने बोला साहब अब घर बन गया है। बोले साहब बन गया है, ठीक है, तो साहब छोरे को न्यारा कर दो, अलग कर दो। तो 1916 में अलग से एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत मनोविज्ञान की कर दी जाती है। बोले गुरुजी ठीक है। तो क्या हो गया, वर्ष 1911 में मनोविज्ञान भारत में कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के पेपर के रूप में पढ़ाया जाने लगा। बोले गुरुजी ठीक है कि वर्ष 1911 में मनोविज्ञान कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक पेपर के रूप में पढ़ाया जाने लगा। इसके बाद में भारत में मनोविज्ञान की पहली स्वतंत्र प्रयोगशाला कब बनी, पहली प्रयोगशाला कब बनी, 1915 के अंतर्गत बनी। कब, 1915 के अंतर्गत कलकत्ता विश्वविद्यालय। लेकिन प्रोफेसर मिश्रा और प्रोफेसर दलाल मनोविज्ञान के अपने आप में सब लीजेंड व्यक्ति हैं। मिश्रा और दलाल, ये जो दो लोग हैं, इनके द्वारा इसको वर्ष 1916 माना जाता है। प्रोफेसर मिश्रा और प्रोफेसर दलाल, इनके द्वारा इसको क्या माना जाता है, 1916 माना जाता है। अब बात यह है कि ये दो लोग लीजेंड व्यक्ति हैं मनोविज्ञान में, लिखे गए अपनी किताब में, लिख के ऊपर स्वर्ग से धार गए। लेकिन जो ये जो यूनिवर्सिटी है, इसके जो दस्तावेज हैं लाइब्रेरी से, जो लाइब्रेरी में जो रखे हुए हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय में, इस मनोविज्ञान की प्रयोगशाला से संबंधित, वहां पे 1915 ही मेंशन है, तो 1915 सही है। बाकी उसके बाद में 1916 में अलग से मनोविज्ञान के एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना कर दी गई। तो क्या क्या हो गया, 3 चीजें हमने पढ़ी हैं कि 1911 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के एक पेपर के रूप में पढ़ाया जाने लगा। वर्ष 1915 में प्रोफेसर नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता यहाँ पर पहुंचते हैं, मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला की स्थापना कर देते हैं। दलाल और मिश्रा इसको 16 मानते हैं। इसके बाद में भारत में भी आधुनिक, अब चूंकि देखिए आधुनिक मनोविज्ञान की जब बात आई थी कहाँ पे, विलियम वुंड वाले मामले पे, क्योंकि विलियम वुंड ने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की। लेकिन वो तो खैर चलो राजनीति और पैसे की भेंट चढ़ गए। लेकिन यदि भारत में आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की बात की जाएगी तो ये कौन कहलाएंगे, ये कहलाएंगे साहब आपके कौन, प्रोफेसर नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता। अब यदि नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता के संबंधों की बात करें तो साहब ये कौन थे नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता, जो आपके विलियम वुंड थे, इनसे पढ़ के आए ह्यूगो मुस्टनबर्ग, और ये आके हो गए साहब हार्वर्ड में, कौन, ये आके हार्वर्ड में प्रोफेसर हो जाते हैं।
मतलब विलियम वुंट के शिष्य कौन है? ह्यूगो मुस्टनबर्ग, जो कि हार्वर्ड में आके प्रोफेसर हो जाते हैं। इसके बाद में इनके शिष्य रहे कौन? नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता। कौन? एन सेनगुप्ता। मतलब विलियम वुंट के शिष्य ह्यूगो मुस्टनबर्ग और उनके शिष्य नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता हुए। तो उनके शिष्य के शिष्य कौन थे? नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता। तो टेक्निकली यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं विलियम वुंट के द्वारा ही भारत में भी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। तो भारत में प्रयोगशाला की स्थापना के कारण आधुनिक मनोविज्ञान के जनक प्रोफेसर एन सेनगुप्ता को माना जाता है। विलियम वुंट, ह्यूगो मुस्टनबर्ग और नीचे कौन है? नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता। ठीक है। तो 1915 में प्रयोगशाला की स्थापना हुई। 16 में पहला स्वतंत्र विभाग कहाँ पे बना? वही कलकत्ता विश्वविद्यालय में। तो भारत में जो प्रयोगशाला वगैरह का जो सीन है कलकत्ता विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले 1911 में दर्शन शास्त्र के पेपर के रूप में आया। 15 में प्रयोगशाला की स्थापना की। 16 में क्या हुआ? 16 में अलग से विभाग बना दिए गए। यहाँ पे जो आपके बॉस थे या जो डॉन व्यक्ति है वो कौन है? नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता। कहाँ से पढ़ के आया है? हार्वर्ड से पढ़ के आया है। इनके गुरुजी कौन थे? ह्यूगो मुस्टनबर्ग। और उनके भी गुरुजी कौन है? विलियम वुंट हैं। इस प्रकार से मामला सारी चीजों के बारे में चलता है। इसके बाद में कभी कभार आ जाता है कि इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई साहब किसके द्वारा? 1922 में बोस के द्वारा की गई। बोस मनोविज्ञान के बहुत बढ़िया प्रोफेसर हुए हैं भारत में। खुद पीएचडी नहीं थे लेकिन बहुत लोगों को पीएचडी कराने वाले व्यक्ति कौन है? बोस साहब है हमारे। हाँ भाई, पहला स्वतंत्र विभाग कलकत्ता में तो दूसरा मद्रास में बना, याद रखना चाहो तो रख लो। 20वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या कर दिया गया? व्यवहार का विज्ञान, स्टडी ऑफ बिहेवियरिज्म कर दिया गया। तो 20वीं सदी में मनोविज्ञान क्या हो गया साहब? व्यवहार का विज्ञान। इसके समर्थक कौन है? वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, सीएस हलैंड, गुथरी वगैरह, ये सारी चीजें। वॉटसन को विशेष रूप से आप याद रख लेना, काम आपका हो जाएगा, क्योंकि व्यवहारवाद के जनक कौन है? वॉटसन। विलियम मैकडूगल, आपको याद है विलियम मैकडूगल, जिनकी पुस्तक मैंने बताई थी आपको, आउटलाइन साइकोलॉजी। क्या बताई थी? आउटलाइन साइकोलॉजी। विलियम मैकडूगल, जिनकी एक पुस्तक मैंने आपको बताई थी आउटलाइन साइकोलॉजी, उन्होंने क्या बोला था? गरीबों की आवाज को दबा सकते हो, बंद नहीं कर सकते। कि भैया देखो, ये जो चेतना शब्द है बहुत गंदा है, चेतना जो औरत है बहुत बुरी है, लेकिन हमारे भाई ने इसको क्या करें, शादी करके घर में बिठाया हुआ है, हम ऐसे नहीं बर्दाश्त करेंगे, जो भी है। तो सबसे पहले व्यवहारवाद की जो वकालत करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे आपके? विलियम मैकडूगल। नाम लिखा नहीं है, छोड़ दिया इन्होंने, लिख लेना। तो सबसे पहले जो व्यवहारवाद की जो वकालत करने वाला व्यक्ति है वो है साहब आपके विलियम मैकडूगल। तो ये हो गया 20वीं सदी तक का खेल। तो वही मनोविज्ञान अध्ययन है किसका है? अभी हमने पढ़ा है व्यवहार का अध्ययन है। इसके सॉरी, नीचे एक और लिखा है व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा हो जाता है? ऑप्शन बी इज मोर स्ट्रॉन्ग देन ए। हाँ भाई, वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? अभी हमने पढ़ा था सबसे पहले क्या था मनोविज्ञान? आत्मा। इसके बाद 17वीं सदी में कहां तक पहुंचे हम? मन व मस्तिष्क। इसके बाद 18 में क्या हुआ? चेतना। इसके बाद सॉरी 18 में तो कुछ हुआ ही नहीं था। 19 में चेतना, 19 में चेतना। उसके बाद 20 में कहां पे पहुंच गया? ये 20 में पहुंच गया साहब आपके व्यवहार के। 20 में कहां तक चला गया? ये व्यवहार तक। तो 16 में आत्मा, 17 में मन व मस्तिष्क, 19 में चेतना और 20 में व्यवहार। और 20 के बाद कोई भी परिभाषा बदली नहीं है, अभी भी व्यवहार की विधि को मनोविज्ञान स्वीकार किए हुए है। तो मुझे आप बताइए, ऑप्शन में आंसर देना कि वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है। मैंने आपको बता दिया है, मन व मस्तिष्क का विज्ञान ये 17वीं सदी का खेल है, ये आपकी 16वीं सदी का खेल है, ये 19वीं सदी का खेल है। वर्तमान में क्या चल रहा है आप कमेंट में आंसर के द्वारा बताएं। हाँ भाई, विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? विलियम वुंट के द्वारा की गई। सहयोगी कौन था? टिचनर। कहाँ पे की? जर्मनी में। कौन सा विश्वविद्यालय था? कार्ल मार्क्स। कौन सी विधि आई? अंत्य दर्शन। अंत्य दर्शन है। इसके अलावा कौन सा स्कूल आया? संरचनावाद। यही तो आया था। कौन सा स्कूल आया? संरचनावाद स्कूल आया। और परिभाषा क्या थी? चेतना का विज्ञान।
क्या दी थी परिभाषा इनके द्वारा? चेतना का विज्ञान। तो वर्ष मुझे बता दीजिए कि कौन सा वर्ष था जब मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना विश्व में की गई। भारत का मैं बता देता हूँ, 1915 में भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की। कहाँ पे? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। इसके बाद 1916 में क्या बना? स्वतंत्र विभाग बना। 1922 में इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी भाई बोस के द्वारा स्थापना की गई। इतना मैंने आपको बताया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में कौन आए थे? एन सेनगुप्ता। कौन आए थे? एन सेनगुप्ता। इतनी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। बाकी कब प्रयोगशाला की स्थापना हुई है ये आप बताएंगे। हाँ भाई, निम्न में से कौन सा हल का प्रणाली बद्ध व्यवहार सिद्धांत का सही सूत्र है? किसका? क्लार्क हल। क्लार्क हल। क्या सिद्धांत दिया गया इनके द्वारा? चालक न्यूनता सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी इसको बोलते हैं। क्या होता है इसमें? आपको जैसे भूख लगी है तो भूख आपका चालक है, सॉरी भूख आपका क्या है? और एक वो है उद्दीपक है जो कि आपको क्रिया करने के लिए प्रेरित कर रहा है। चालक क्या है? भूख से संबंधित जुड़ा हुआ चालक क्या होगा? भोजन होगा। जैसे ही आपको भोजन की प्राप्ति होती है आपका जो चालक है वह शांत हो जाता है। ये इनकी कहानी है। तो सबसे पहले क्या आता है? स्टिमुलस आता है। स्टिमुलस मतलब उद्दीपक आता है, एस। उसके बाद लास्ट में क्या होता है? रेस्पॉन्स होता है, मतलब SOR। क्या हो जाता है? SOR हो जाता है। स्टिमुलस, ऑपरेशन एंड रेस्पॉन्स। ठीक है। व्यवहारवाद का पिता या जन्मदाता कौन है? व्यवहारवाद की मैंने अभी बताई थी। सबसे पहले जो आपके कौन थे और उसमें सब आत्मा। आत्मा में कौन लीजेंड थे? अरस्तु। कौन कौन थे यहाँ पर? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, और कौन थे? देकार्ड थे। बोले सब आत्मा कितनी बड़ी है? जितना बड़ा शरीर है सब शरीर बढ़ता है तो आत्मा बढ़ती है? बोले बिल्कुल बढ़ती है। यही थे ना वो रुडोल्फ गोएकर। ये सब कौन हो गए? अपनी आत्मा वाले। इसके बाद में क्या है? मन, मस्तिष्क। कौन? पाम्पोलॉजी। नए लड़के थे तो पंप से प्रेशर करके क्या किया? पेस्ट किया। तो पेस्टोलॉजी। कॉपी कट पेस्ट के अलावा कुछ आता नहीं था। क्या कर दिया? लास्ट में लगा दिया सब इन्होंने ताला। तो बाद में कौन आए? लॉक आ गए। बोले गुरुजी यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। बाद में लॉक आ गए। इसके बाद में ये साहब 16 की कहानी। इसके बाद में ये हो गई 17 की कहानी। 17 में ताला वाला लगा के और साहब ये सो गए। नए लड़के थे, कोई होश नहीं। इसके बाद में कौन आते हैं? साहब विलियम बुंट आते हैं। विलियम बुंट बोलते हैं हरामियो होश में आ जाओ, चेत में आ जाओ भाई, अब तो जाग जाओ। 17 के बाद 18वीं सदी निकल चुकी है। तो 19वीं सदी में कौन आए? विलियम बुंट। किसको लेके? बोले साहब हमें तो चेतना से प्रेम है, अब चाहे जो भी है परिभाषा यही है, घर की भाभी यही है। कौन आए? विलियम बुंट। साथ में कौन था इनकी जो आदि लोग आई? टिचनर। और इसके साथ में इनमें लात मारने वाला विलियम जेम्स। कौन? विलियम जेम्स। मैं टिचनर को आदि लोगाई क्यों बोलता हूँ? विलियम जेम्स केवल इनके साथ में एक ही चीज में था कि साहब हम चेतना की परिभाषा के समर्थक हैं। इसके बाद विलियम जेम्स के द्वारा जीवन में इनको कभी भी समर्थन प्रदान नहीं किया गया। कभी इनका समर्थन किया ही नहीं जीवन में। तो ये जो चेतना की परिभाषा है इसके लिए समर्थक केवल और केवल यहीं पे थे कि केवल चेतना की परिभाषा के समर्थक हैं। बाद में अपने गुरुजी को केवल और केवल इन्होंने अपोज ही किया है। अब जैसे जब आधुनिक मनोविज्ञान का जनक बनने की बात आई तो ये आदमी अपने गुरुजी को हटा के खुद बनता है सब क्या? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। वरना चलो देश ठीक है भाई, तेरा देश हराम ही है, कोई बात नहीं, तू गलत देश में पैदा हो गया। लेकिन क्या इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि ये व्यक्ति बोल दे कि साहब मेरे गुरुजी का मैं सम्मान करता हूँ, तो चूंकि मैं गुरुजी का सम्मान करता हूँ तो चूंकि मैं गुरुजी का सम्मान करता हूँ इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान का जनक यार मेरे गुरुजी को हो जाने तो। लेकिन नहीं, इस बंदे ने ऐसा कुछ नहीं बोला। बोले हम ही रहेंगे सब आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। हाँ तो भाई व्यवहारवाद का पिता कौन है? इसके बाद 20वीं सदी आई। क्या? व्यवहार। व्यवहार के हेड ऑफ द स्टेट कौन है? वॉटसन। कौन है? वॉटसन हो जाते हैं। तो विलियम बुंट किसके थे?
चेतना के विज्ञान के समर्थक थे। इसके बाद विलियम जेम्स, ये भी चेतना के विज्ञान के समर्थक थे। जॉन डीवी प्रकार्यात्मक, इन्होंने दिया सब अपना एक जो सॉरी प्रयोजनवादी संप्रदाय। प्रोजेक्ट मेथड की जो नींव है इनके द्वारा रखी गई। इसके बाद में जे बी वॉटसन, जे बी वॉटसन इनका पूरा नाम है। आंसर मुझे लगता है कि अब आप बहुत बढ़िया तरीके से दे देंगे कि व्यवहारवाद के जो जन्मदाता हैं या प्रणेता हैं वो कौन है। जबकि व्यवहारवाद को सबसे पहले उंगली करने वाला या टिक लगाने वाला आदमी कौन है, ये था आपका विलियम मैकडूगल। कौन था ये? विलियम मैकडूगल। तो समझ में नहीं आता कभी ये छोटा कभी ये बड़ा क्यों चलता है। हाँ, ये मैंने बता ही दिया। सबसे पहले 16वीं सदी में आत्मा का विज्ञान बूढ़े बड़े लोग थे, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, देकार्त और रुडोल्फ वोइकर। इसके बाद में कुछ नए लोग आए, बूढ़े बड़ों से बोले अरे कब तक आत्मा आत्मा करते रहोगे, ऐसे हम नहीं खेलने वाले, हमसे ना हो, देखो आत्मा आत्मा। इन्होंने क्या बोला कि भाई देखो परिभाषा बदलो, परिभाषा बदलो। कब? 16वीं 17वीं सदी में इन्होंने बदली। इन्होंने सब क्या बोला, सब हम मन की करेंगे, दिमाग से काम लेंगे। क्यों? क्योंकि साहब हम नए लड़के, अब नए लड़के थे, कोई बढ़िया काम तो ये कर नहीं सकते थे कॉपी कट पेस्ट के अलावा। बहुत बढ़िया तरीके से कॉपी कट पेस्ट किया। अब कोई बूढ़े बड़े बेचारे वो बोले हैं ना, बोलते हैं ना कि अपनी जगह कोई आसानी से थोड़ी छोड़ता है। जी बिल्कुल नहीं छोड़ता, ये भी कैसे छोड़ देते? बोले साहब ये भी नहीं छोड़ने वाले थे। बोले साहब हम ऐसे तो जगह ना छोड़े। सर कैसे छोड़ेंगे? साहब हम जबरदस्ती से छोड़ेंगे। तो ये नए लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो साहब इन्होंने क्या किया, पंप से प्रेशर किया, मतलब पंपोलॉजी। फिर किया कॉपी कट पेस्ट, मतलब पेस्टोलॉजी। और ताला लगा दिया जॉन लॉक। ताला लगाने के बाद में तो गए साहब। उसके बाद 17 के बाद 18 निकल गई, 19 हो गई। 19 के बाद में जो इनके साथ ये जो आपके विलियम बुंट हैं ये आते हैं, ये हल्ला मचा के बोलते हैं अरे हरामियो, 17 के बाद 18 निकल गई, अब तो जाग जाओ। बोले सब चलो जागते हैं, जाग जाओ। इन्होंने बोला कि भाई क्या किस में आ जाओ, चेत में आ जाओ। बोले सब परिभाषा क्या होगी? चेतना का विज्ञान। अब जब चेत में आ गए, फिर नए लड़कों ने फिर से हल्ला मचाना शुरू किया, वॉटसन वगैरह आ गए। मतलब सब चेत में आ गए तो अब क्या मतलब, यही बोलते रहोगे जाग जाओ जाग जाओ। भाई बहुत दिन पहले जाग चुके हैं। बोले सब व्यवहार के हिसाब किताब पे आ जाओ, हम ना खेल रहे। लास्ट में परिभाषा क्या रही? व्यवहार का विज्ञान। मेन रूप से वॉटसन और विलियम मैकडूगल को याद रख लेना, बहुत है। बहुत ज्यादा नाम याद मत रखो, इसमें 2-3 नाम याद रख लेना, ये काम आ जाते हैं पेपर में। ठीक है, आगे आ जाओ। क्यों याद कराता हूँ? ये विलियम जेम्स की कहानी अब थोड़ी सी देर में ही समझ में आ जाएगी। ये परिभाषाएं आपके लिए नहीं है, परिभाषाएं याद मत करो। हाँ भाई, इसके बाद में कुछ एक शिक्षा मनोविज्ञान की बात आती है, क्योंकि आप ये सारी चीजों का उपयोग कहाँ करने वाले हो? शिक्षा के अंतर्गत करने वाले हो। सबसे पहले एक नाम आता है आपके सामने, जीन जैक रूसो। कौन? जीन जैक रूसो। जब इनके बारे में आप ज्यादा पढ़ोगे तो ये मानवतावादी भी लिखा हुआ है इनके बारे में, आदर्शवादी भी लिखा हुआ है, शिक्षाविद भी लिखा हुआ है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी तारीफें इनके बारे में लिखी हुई हैं, नो डाउट। बहुत अच्छे दर्शन फिलोसोफर थे, बहुत अच्छे फिलोसोफर हुए हैं। आज तक लोग इनको पढ़ पढ़ के, पीएचडी कर करके इनकी लोगों की जिंदगी निकल गई, इनके ऊपर पीएचडी कर करके जिंदगी निकल गई। इतने बड़े फिलोसोफर हैं कि लोग इन पे पीएचडी करते हैं। तो चीज तो बहुत बड़ी थी। तो कौन थे? सबसे पहले रूसो, इसके बाद गाल्टन, थॉर्नडाइक और जॉन डीवी। सबसे पहले रूसो, गाल्टन, थॉर्नडाइक और जॉन डीवी। 4 नाम हैं सबसे आपके सामने। रूसो शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रत्य का विकास, शिक्षा मनोविज्ञान संप्रत्य का विकास करने वाला व्यक्ति। रूसो के द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रत्य का विकास किया गया। गाल्टन के प्रयासों से इतिहास प्रारंभ होता है सब आपका। गाल्टन के प्रयासों से आपका इतिहास प्रारंभ होता है। इसके बाद में यदि बात करें हम किसकी? थॉर्नडाइक की। इसके बाद में यदि हम थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक, प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक ऑब्लिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक।
शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, ये सारी चीजें थॉर्नडाइक के बारे में कही जाती हैं। जॉन डीवी को प्रथम शिक्षाविद माना जाता है साहब। क्या? जॉन डीवी को प्रथम शिक्षाविद माना जाता है। ये सारी चीजें, ये 4 नाम हैं, आपको टोटल 4 नाम याद रख लेना, अक्सर करके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। हाँ भाई, एक चीज पूछ ली जाए कि निम्न में से कौन है शिक्षा मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो जॉन डीवी वहां पे ऑप्शन में होगा ही होगा, ये बात तय रखना। तो जॉन डीवी नाम का जो व्यक्ति है शिक्षा मनोवैज्ञानिक नहीं है। कौन है ये? शिक्षाविद है। अब यदि बीएड कार्यक्रम की बात करें, सबसे पहले जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की जो शुरुआत करने वाला जो व्यक्ति है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन है? आपके जॉन डीवी है। अमेरिका में वर्ष 1900 से शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला व्यक्ति जॉन डीवी है। इसके बाद थॉर्नडाइक की बात करें, प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक है ये। आगे आ जाइए, एक एक के बारे में बढ़िया तरीके से बात करते हैं। हाँ भाई, सबसे पहली जो लाइन लिखी हुई है सिंपल सी लाइन है, शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रत्ति का विकास किसने किया? रूसो। रूसो किस विचारधारा से संबंधित थे? ये थे साहब प्रकृतिवादी विचारधारा से। रूसो प्रकृतिवादी विचारधारा से संबंधित थे। तो शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रत्ति का विकास रूसो के द्वारा किया गया, और रूसो प्रकृतिवादी विचारधारा से संबंधित व्यक्ति है। शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास 1800 में फ्रांसिस गाल्टन के प्रयासों से शुरू हुआ। कब? फ्रांसिस गाल्टन के प्रयासों से 1880 में इतिहास शुरू हुआ। संप्रत्ति का विकास रूसो ने किया। किसकी बात कर रहे हैं हम? शिक्षा मनोविज्ञान की। और रूसो कौन सी विचारधारा से संबंधित व्यक्ति है? प्रकृतिवादी विचारधारा से संबंधित व्यक्ति है। थॉर्नडाइक कौन है? अमेरिकन पशु मनोवैज्ञानिक। पशुओं पे अध्ययन करते करते व्यक्ति शिक्षा मनोविज्ञान का जनक हो गया। यह है अमेरिका। अमेरिका ऐसे ही महान थोड़ी है। पशुओं पे अध्ययन करते करते व्यक्ति शिक्षा मनोविज्ञान का जनक हो गया। कौन है ये साहब? थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक भी पेस्टोलॉजी की भांति रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा से प्रभावित थे। पेस्टोलॉजी बाल मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं साहब। तो जो आपके थॉर्नडाइक हैं, ये कौन है? पशु मनोविज्ञान के जनक। भाई, थॉर्नडाइक कौन है? अमेरिकी पशु मनोविज्ञान के जनक है, नो डाउट। थॉर्नडाइक अमेरिकी पशु मनोविज्ञान के जनक हैं। सॉरी, अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक थे और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। ये हो गया सब आपके थॉर्नडाइक के बारे में। अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है। थॉर्नडाइक भी पेस्टोलॉजी की भांति कौन थे? प्रकृतिवादी विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति है। ये पशुओं पर अध्ययन करता था। तो चूंकि तो इनकी पुस्तक कौन सी हो गई? एनिमल इंटेलिजेंस। और बाद में शिक्षा मनोविज्ञान का जनक बना तो एजुकेशन साइकोलॉजी। कितनी पुस्तकें याद हो गई आपको थॉर्नडाइक के बारे में? 2 पुस्तकें याद हो चुकी हैं। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है तो एजुकेशन साइकोलॉजी, और पशु मनोवैज्ञानिक है, पशुओं पर अध्ययन करता था, तो क्या हो गया ये हो गया साहब आपका एनिमल इंटेलिजेंस नाम की 2 पुस्तकें इनकी हो गई। एनिमल इंटेलिजेंस 1898, और उसके बाद में जो शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी आई है 1903 के अंतर्गत ये पुस्तक आई है। अब इसके बाद में यदि इनके बारे में बात करें, वही इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई साहब, कौन सी? एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन। अब आप बोलोगे गुरुजी शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है ये आदमी, तो एजुकेशन साइकोलॉजी नाम की जो पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि पूछ ले कि शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कौन सी है, तो वो हो जाती है आपकी टॉक टू टीचर। किसने लिखी? वही विलियम जेम्स ने। बोलते हैं ना कि सामने वाले के लिए दुश्मन पालोगे तो सेंध आपके घर में भी लगती है। यदि आप सोच रहे हो कि आप सामने वाले के लिए कोई दुश्मन पाल लोगे तो ऐसा नहीं होगा, सेंध आपके घर में भी लगेगी। वही काम यहाँ पे विलियम जेम्स ने फिर से किया कि इसने बोला कि भाई देख ऐसा है थॉर्नडाइक, एक ही देश के हैं हम, तो ऐसा तो है नहीं कि देश आपके मेरे पीछे आपके लिए लड़ेगा, तो ऐसा तो संभव होगा नहीं। लेकिन हम एक काम भली भांति कर सकते हैं। बोले क्या?
तू जो किताब लिख रहा है इसकी जगह मैं रात दिन बैठ के एक किताब लिखूंगा, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक मैं ही लिखूंगा। तो भाई साहब इसने रात दिन बैठ के किताब लिखी, और कौन सी लिखी? टॉक टू टीचर्स। 1899 में ये किताब लेके आ गए, इससे 4 साल पहले। तो शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कौन सी कहलाई? टॉक टू टीचर्स, ना कि एजुकेशन साइकोलॉजी। किसने लिखी है? विलियम जेम्स ने। वही अपने गुरु को लात मारने वाला। कौन है इसका गुरु? विलियम बुंट। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान पहली पुस्तक टॉक टू टीचर्स, लेखक कौन है? विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक या प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन होते हैं आपके? थॉर्नडाइक कहलाते हैं। इसके बाद में वही जॉन डीवी। जॉन डीवी की अगर हम बात करें तो कहाँ के थे? अमेरिका के थे, शिक्षाविद थे। अमेरिका में सबसे पहले शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला व्यक्ति वर्ष 1900 में। तो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई? अमेरिका से, वर्ष 1900 में। किसने की? जॉन डीवी। तो इसीलिए इनको शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्या भी माना जाता है? प्रणेता भी इनको माना जाता है। किसका? शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रणेता। जॉन डीवी के द्वारा प्रगतिशील जो शिक्षा है उसकी अवधारणा को दिया गया। किसकी? प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा जॉन डीवी के द्वारा दी गई। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक मूल्यों की ये बात करते हैं, कोई भी राजशाही या प्रभुत्ववादी शिक्षा की ये बात नहीं करते। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक शिक्षा की बात करने वाला पहला शिक्षाविद है। ये बोलता है कि ये नहीं कि बालक बैठा बैठा सीखता रहे, मास्टर बोलता रहे, बालक बालक रोता रहे, मास्टर हंसता रहे, ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। बालक और अध्यापक दोनों समान रूप से सक्रिय होने चाहिए। मामला प्रजातांत्रिक होना चाहिए। बच्चे को भी बोलने की आजादी होनी चाहिए, सवाल पूछ सकने की आजादी होनी चाहिए। तो लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक मूल्यों की बात करने वाला पहला शिक्षाविद है। तो बालक को सक्रिय विद्यार्थी कहने वाला कौन है? पहला शिक्षाविद है। तो जॉन डीवी शिक्षा मनोवैज्ञानिक नहीं है, बल्कि क्या है? ये सब क्या है? शिक्षाविद है। क्यों है शिक्षाविद? क्योंकि सब अमेरिका में सबसे पहले शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला कौन है? जॉन डीवी। अब इसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर लेते हैं। वो कभी कभार चीजें होती है ना, कि एक व्यक्ति था कि साहब आपका एक मकान बना गांव में मकान बना, तो उसमें सब टाइल पत्थर नहीं लगा था तब तक रिश्तेदार आए, फर्श से थोड़ा चलो ठीक है सीमेंट बजरी की गिट्टी से करते हैं, वो ऐसा पक्का हो रखा था। एक ने मान लिया हाँ भाई मकान बन के तैयार हो गया। तो वर्ष 1900 में पहुंचा कि एक ने देखा मकान बन के तैयार हो गया। फिर कोई दूसरा पहुंचा लगभग 1920 के आसपास में, उसमें साहब आपने टाइल वगैरह लगवाई दीवार वगैरह में, फर्श वगैरह में। तो फिर दूसरा व्यक्ति बोला नहीं यार मकान 1900 में नहीं बना था यार, 1900 में तो यार काम अधूरा था। बोले कब बना था? यार मकान तो 1920 में बना है, टाइल पत्थर कलर वगैरह उसमें 1920 में हुआ है। तो वही है सीन शिक्षा मनोविज्ञान का। लोग मान लेते हैं सामान्यतः नहीं यार शिक्षा मनोविज्ञान 1900 में आ गया था, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार तब तक उस रूप में नहीं था कि हम उसको पूरा शिक्षा मनोविज्ञान बोल पाए। तो मुख्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है कब से मानी जाती है? 1920 से मानी जाती है। किसकी? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति। अब वही है, मनोविज्ञान क्या था? व्यवहार का अध्ययन ही तो था लास्ट में मनोविज्ञान। व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे थे, वो मनोविज्ञान है। बोले गुरुजी बिल्कुल ठीक है, व्यवहार का हम जो वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे थे वो मनोविज्ञान है। लेकिन इसके बाद में यदि हम बात करें कि शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? बोले गुरुजी शिक्षा मनोविज्ञान, सिंपल सी परिभाषा है, व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान, शैक्षिक परिस्थिति में व्यवहार का अध्ययन या शैक्षिक परिस्थिति में व्यवहार का विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान। बात सीधी सी है। तो वही है, शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। इसके बाद में वही एक छोटी सी परिभाषा और कुछ नहीं, कि शिक्षा का संबंध संपूर्ण मानव जीवन से होता है। सॉरी, वो शिक्षा का संबंध संपूर्ण मानव जीवन से होता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान मानव के शैक्षिक वातावरण में व्यवहार का अध्ययन तक ही सीमित है। देखो जब हम बालक को शिक्षा दे रहे हैं उसका उद्देश्य यह है कि बालक अपने संपूर्ण जीवन में बढ़िया से सब गति स्थिति सारी चीजों को प्राप्त करे, बढ़िया तरीके से जिए। तो शिक्षा का संबंध किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण विकास से होता है। हम उसके संपूर्ण विकास को फ्रेम करते हुए हम उसके साथ में कार्य करते हैं, किसमें? शिक्षा के अंतर्गत। लेकिन वहीं पे अगर बात की जाए किसकी? शिक्षा मनोविज्ञान की। तो शिक्षा मनोविज्ञान से हम क्या देख रहे हैं? बालक के व्यवहार को देखते हुए उसको कैसे बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं और चीजों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान केवल उतना ही कार्य करता है कि हम कितने बेहतर तरीके से किस मेथड के द्वारा इस बच्चे को सिखाएं कि ये बच्चा और बेहतर तरीके से सीख सके। यह शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य हो जाता है। तो शिक्षा का संबंध संपूर्ण मानव जीवन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान मानव के शैक्षिक वातावरण में व्यवहार के अध्ययन तक ही सीमित होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान कहाँ तक सीमित है? शैक्षिक वातावरण में व्यवहार का अध्ययन, केवल यहाँ तक सीमित है शिक्षा मनोविज्ञान। जबकि शिक्षा
संपूर्ण मानव की अभिव्यक्ति, मानव के संपूर्ण व्यवहार, सारी चीजों से रिलेटेड होती है क्या? एजुकेशन। आगे आ जाए, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। मत पढ़ो, आप लोगों के काम नहीं। आगे आ जाइए। हाँ भाई, ये देख लीजिए, एमएलए रूसो का एक उपन्यास है, उसके अंतर्गत पता है इन्होंने क्या लिखा है कि भैया शिक्षा, जो बालक है वह एक कोरी स्लेट के समान है, जिसको कि शिक्षक को शुरू से लेकर अंत तक, मतलब अधोपांत पढ़ना चाहिए। क्या रूसो लिखते हैं? एमएल पुस्तक के अंतर्गत, एमएल जो पुस्तक है किसकी है? रूसो की है, जीन जैक रूसो, फ्रांस से थे, बहुत अच्छे दर्शन शास्त्री हैं, नो डाउट। यदि इनके बारे में बात करना चाहें तो अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, डाल देंगे। तो रूसो, इनका एक उपन्यास है जिसमें इन्होंने लिखा है कि भैया बालक एक पुस्तक के समान है, जिसको कि हमें शुरू से लेकर अंत तक अधोपांत पढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी शिक्षा के बारे में बोले कि सब चलते चलते क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके हरि का नाम। तो महात्मा गांधी ने भी सब शिक्षा के बारे में एक छोटी सी परिभाषा इन्होंने दे दी, जिसको कि अब हम देख लेंगे। क्या? शिक्षा बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति। क्या? शिक्षा बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा के विकास की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति। सिंपल सी परिभाषा की शिक्षा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा, इन सभी के विकास की जो सबसे बड़ी अभिव्यक्ति होती है वो क्या है? शिक्षा है। इतनी सी परिभाषा इनके द्वारा दी गई है। इसके बाद में बात करें, डेमोक्रेटिस ऐसे पहले दार्शनिक थे जिन्होंने बच्चों के व्यक्तित्व विकास में घरेलू शिक्षा पर इन्होंने बल दिया कि भैया जो बच्चों का जो व्यक्तित्व का विकास होता है उसमें घरेलू शिक्षा भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो घरेलू शिक्षा पर सबसे पहले बल देने वाला व्यक्ति डेमोक्रेटिस से। बस इतनी सी। जॉन डीवी व रायवर ने शिक्षा मनोविज्ञान के 3 चर बताए: शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम। अभी यदि शिक्षक की बात करें तो शिक्षक तो पढ़ाने वाला है, तो स्वतंत्र चर है, जबकि विद्यार्थी तो देखो भाई शिक्षक पे आश्रित ही है, तो शिक्षार्थी आश्रित चर हो जाता है। और दोनों के बीच में जो माध्यम होता है पढ़ाने का, किस प्रकार से पढ़ाना है, वो सब आपका पाठ्यक्रम होता है। बस इतना, ठीक है। तो जॉन डीवी शिक्षा को क्या मानते हैं? त्रिमुखी पद्धति या त्रिमुखी प्रक्रिया मानते हैं। वहीं पे ये है सब इनका, एक इन्होंने ट्राइंगल के माध्यम से इसको समझाया था, ये ट्राइंगल है। शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम, ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी आसानी से। इसके बाद में आगे आ जाते हैं, शिक्षक कौन है? स्वतंत्र चर, शिक्षार्थी आश्रित एवं इनके बीच में जो मध्यस्थ चर है वो पाठ्यक्रम हो जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के केंद्र में विद्यार्थी होता है। इसके बाद में जॉन डी भी बोलते हैं कि भाई देखो विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है। देखो विद्यालय का जो वातावरण है, देखो औपचारिक वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्योंकि हम वहां जाते ही किस लिए हैं? कि भाई हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। तो विद्यालय जॉन डीवी के अनुसार क्या है? विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है जहाँ पर प्रत्येक बालक क्या होता है? विशिष्ट होता है। इसके बाद में एक रायवर नाम के व्यक्ति हुए, इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के 3 चर या 3 संबंध बताए थे। 3 संबंध किससे? देखो सीधे किससे? बच्चे से। और सामने देख लो, शिक्षक, समाज और विषय। कौन? बच्चा शिक्षक, बच्चा समाज और बच्चा विषय वस्तु, 3 चीजें हैं। बच्चे का संबंध 3 चीजों से इन्होंने साफ दिखाया। शिक्षक, समाज और विषय वस्तु, 3 चीजों से इन्होंने बच्चे का संबंध बताया था। क्या क्या? बच्चा शिक्षक, बच्चा समाज और बच्चा विषय वस्तु। आगे आ जाइए साहब, जॉन एडम्स के द्वारा शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना गया। पहला है शिक्षक और दूसरा कौन है? शिक्षार्थी। जॉन एडम्स ने शिक्षा को कितनी प्रक्रिया माना? द्विमुखी प्रक्रिया माना है, शिक्षक और शिक्षार्थी। इसके बाद में लिंडग्रेन, शिक्षा मनोविज्ञान के भाई साहब ने 5 कार्य क्षेत्र बताए। कितने कार्य क्षेत्र बताए लिंडग्रेन ने? 5 कार्य क्षेत्र लिंडग्रेन के द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान के बताए गए। सर 5 कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? बोले सब 5 कार्य क्षेत्र ये देखो। सबसे पहले तो शिक्षार्थी, नंबर 2 पर अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थिति, अधिगम की मापन मूल्यांकन, और अंत में समायोजन व मानसिक स्वास्थ्य।
प्रकार से 5 कार्य क्षेत्र इनके द्वारा बताए गए। याद करने की दृष्टि से सीधे सीधे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके शिक्षार्थी लिखे हुए हैं इसमें, मतलब विद्यार्थी लिखा हुआ है। उसके बाद में अधिगम की प्रक्रिया और अधिगम की परिस्थिति। कितने हो गए? 3। ये तो हो गए इनके 3 केंद्रीय क्षेत्र। शिक्षार्थी, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थिति, 3 केंद्रीय क्षेत्र इनके द्वारा हो गए। सबसे पहला शिक्षार्थी, उसके बाद अधिगम प्रक्रिया और अधिगम की परिस्थिति, 3 केंद्रीय क्षेत्र ये हो गए इनके। क्या क्या? शिक्षार्थी, अधिगम की प्रक्रिया और अधिगम की परिस्थिति, ये 3 केंद्रीय क्षेत्र हो गए इनके। इसके बाद में मापन, मूल्यांकन और अंत में समायोजन व मानसिक स्वास्थ्य। क्या हो गया? मापन, मूल्यांकन और समायोजन व मानसिक स्वास्थ्य। कुल मिलाकर कितने हो गए? 5। क्या क्या हो गया? शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और सीखने की, कितने हो गए? 3। शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और सीखने की परिस्थिति, लास्ट में 2, मापन, मूल्यांकन और समायोजन व मानसिक स्वास्थ्य। शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की परिस्थिति, मापन, मूल्यांकन, समायोजन, मानसिक। तो ये हो गए साहब आपके टोटल 5 किसके? लिंडग्रेन के। बहुत ज्यादा अक्सर करके पेपर में आते हैं तो याद रखने। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे की क्या कहानी है साहब? चल रहा है इसमें। लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के कितने कार्य क्षेत्र बताए? 5 कार्य क्षेत्र बताए। सबसे पहले शिक्षार्थी, उसके बाद सीखने की प्रक्रिया, सीखने की परिस्थितियां, मापन, मूल्यांकन, समायोजन व मानसिक स्वास्थ्य। ये 5 कार्य क्षेत्र किसके द्वारा बताए गए? लिंडग्रेन के द्वारा बताए गए। 3 केंद्रीय क्षेत्र कौन कौन से बताए थे? सबसे पहला शिक्षार्थी, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थिति, इसके बाद में 2 क्या हो गए? मापन, मूल्यांकन, और अंत में समायोजन व मानसिक स्वास्थ्य। समायोजन व मानसिक स्वास्थ्य। यहाँ तक की कहानी हो गई कि लिंडग्रेन ने 3 केंद्रीय बता दिए, 2 इनके हो गए समायोजन में मानसिक स्वास्थ्य और एक मापन में मूल्यांकन, 2 इनके एक्स्ट्रा हो गए। ये लिंडग्रेन। इसके बाद में गैरिसन। गैरिसन याद हो जाए तो ठीक है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो आने के चांसेस बहुत 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 ही कम, गलती से आ जाए तो। तो देखो, शिक्षार्थी की जगह तो क्या रखा है इन्होंने? बाल विकास। इसके बाद में अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थिति में से 2 में से एक रखा है इन्होंने। इसको रखा, प्रक्रिया को रखा। उसके बाद मापन, मूल्यांकन को इन्होंने रखा ही है। और बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है उसकी जगह क्या डाल दिया? निर्देशन डाल दिया। निर्देशन मतलब एक तरह से ये मान लो साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की सब प्रॉब्लम है तो इसके लिए निर्देशन सही तरीके से, जो इसको आगे बढ़ावा देने के लिए, या इसको जो भी निर्देशन या जो भी मतलब कोई समझाने वाला हो, समझाने को मतलब निर्देशन हम बोल सकते हैं, तो ये सारी चीजें इसके लिए बेहतर होनी चाहिए। तो शिक्षार्थी या बालक की जगह इनके द्वारा क्या डाला गया? बाल विकास को डाल दिया गया। प्रक्रिया और परिस्थिति में से केवल प्रक्रिया को रखा गया। अधिगम प्रक्रिया और परिस्थिति में से केवल और केवल प्रक्रिया को रखा। मापन मूल्यांकन की जगह पे विकास का मूल्यांकन, और अंत में क्या रखा इन्होंने? बालक का निर्देशन, इसको इन्होंने रखा। सारे लगभग वहीं से रिलेटेड है, ठीक ठाक तरीके से आप इनको याद कर लेंगे। हाँ भाई, शिक्षक, विद्यालय एवं विद्यालय स्टाफ आदि सभी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। भाई शिक्षा मनोविज्ञान विद्यालय आएगा, विद्यालय में पढ़ाने वाले आएंगे, जो भी विद्यालय से संबंधित लोग हैं वो सारे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाएंगे। अभी आप बोलो गुरुजी समाज से भी तो बालक सीखता है। हम यहाँ पे केवल शिक्षा के औपचारिक माध्यमों की बात कर रहे हैं। यदि ये समाज से बालक सीखता है नो डाउट, लेकिन वो कहाँ पे जाएगा? सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत इन सारी चीजों को हम डाल देंगे। किसके अंतर्गत? सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत इन सारी चीजों को रखेंगे। समाज से बालक सीखता है, सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम इनको देखेंगे। शिक्षा के अंतर्गत केवल विद्यालय से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो कि औपचारिक माध्यम है शिक्षा के, उन चीजों को ही हम रखने वाले हैं। इससे ज्यादा हम यहाँ पे फिलहाल नहीं रखेंगे। इसके बाद में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मतलब जो अपना शिक्षा मनोविज्ञान है इसका उद्देश्य क्या है कि भैया बालक के व्यवहार को समझो, और समझने के बाद में जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है आसान बना दो। बच्चे के लिए ऐसी ना रहे दुखदाई
कि बच्चा साहब उसको सोच सोच के देख रहा है यार, परेशान हो रहा है, तो बच्चा परेशान नहीं होना चाहिए, तो दुखदायी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आसान व प्रभावशाली बनाना है। शिक्षा मनोविज्ञान के केंद्र में कौन होता है? शिक्षा मनोविज्ञान के केंद्र में होता है साहब आपका बालक। इसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान क्या हो गया साहब? सबसे पहला था अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है। अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान मतलब क्या है? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का मतलब अगर इसमें कोई नियम कायदा कानून बन रहा है, जैसे आपके दिमाग में बना कि यार बच्चे को हम ऐसे पढ़ा सकते हैं, तो क्या आप उस नियम को सभी जगह सभी बच्चों पर अप्लाई करते हो ना? हालांकि परिस्थितियों के हिसाब से, व्यवहार के हिसाब से कुछ कुछ चीजें बदल जाती हैं, एग्जैक्ट वैसी नहीं रहती, तो लेकिन लगभग लगभग थ्योरी सी वही रहती है ना, उसी तरीके से सोचते हैं। फिर उसके बाद में समझ में आपको ये भी आता है कि हाँ चीजें पॉइंट पॉइंट के हिसाब से बदलती हैं, लेकिन वो पॉइंट है तो सबके लिए एक जैसे। गुरु जी बिल्कुल है, ऐसा ही है कुछ। तो शिक्षा मनोविज्ञान कैसा है? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है। पहली बात कि आप इसके जो नियम कायदे कानून आ रहे हैं उनको सभी जगह अप्लाई कर सकते हो, एक बड़े लेवल पे आप उनको अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में अगर आज कोई मनोविज्ञान में कोई थ्योरी चल रही है और कल को कोई नई थ्योरी आ जाए, तो क्या मनोविज्ञान उसको अडॉप्ट नहीं करेगा? बस मनोविज्ञान कान पकड़ के सॉरी बोल देगा, भाई हमारी पुरानी वाली थ्योरी गलत थी, नई वाली थ्योरी सही है, तो नई वाली थ्योरी को अडॉप्ट करो। मनोविज्ञान बोल देता है ना? बोले गुरु जी बिल्कुल बोलता है। तो मनोविज्ञान क्या हो गया? धनात्मक विज्ञान है, नई थ्योरी को अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहता है। इसके बाद में व्यवहारिक विज्ञान है। मनोविज्ञान में ऐसा थोड़ी होता है ये बटे ये। एक गांव में देखा साहब, कानून में साहब एक लड़के ने साहब कोई लड़की का रेप कर दिया, कानून में तो सीधा ऐसा भी ये सजा मिलेगी तो वही है, लेकिन गांव में क्या बोलते हैं, समायोजन बैठ जाता है तो भाई दोनों की शादी करा दे और फ्री करो, मामला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या व्यवहारिकता ही तो है, कि मतलब व्यवहारिक आधार पे या सामाजिक आधार पे नियम कायदे कानून समय काल परिस्थिति के अनुसार बदले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिकता और व्यवहारिकता ये सारी चीजें होती हैं। विधायक विज्ञान है, जिस प्रकार से नियम, मैंने क्या बोला था कि अनुप्रयुक्त मतलब नियम फिक्स है, लेकिन ये शादी करने की परिस्थिति आई तो करा दी, बन गया मामला। तो बस यही है, समय काल परिस्थिति के अनुसार इनको बदल सकते हैं। धनात्मक मतलब अगर कोई नई थ्योरी आ रही है तो हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके बाद में विधायक मतलब जैसे नियम यहाँ अप्लाई हो रहे हैं वैसे ही कहीं दूसरे स्थान पे, मतलब प्रत्येक स्थान पर मनोविज्ञान के नियम, शिक्षा मनोविज्ञान के नियम समान रहते हैं। ये क्या हो गया साहब? ये हो गया आपका विधायक विज्ञान का हिसाब किताब। तो ये क्या हो गया? स्वीकारात्मक विज्ञान है, मतलब विकासशील विज्ञान है, मतलब नई चीजों को जो चीजें अडॉप्ट कर रही है, स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो स्वीकारात्मक विज्ञान है। साथ में क्या है? विकासशील विज्ञान है, नो डाउट विकासशील है, कि रोजाना नई चीजें आ रही हैं, अडॉप्ट कर रहे हो तो हम विकास तो कर ही रहे हैं। इसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? अकादमिक विषय है, और क्या है? मनोविज्ञान शिक्षात्मक विज्ञान है, मतलब ये शिक्षा से संबंधित विज्ञान है, या इसको हम पढ़ा सकते हैं। अब पेपर में जो लाइन आती है क्या नहीं है, मानक नहीं है, शुद्ध नहीं है, पूर्ण नहीं है, नियामक नहीं है। मानक का मतलब इसमें ये तो है नहीं, देखो सामाजिकता के हिसाब से पहले जब कोई लड़की का रेप कर दी लेकिन उसके बाद भी शादी करा दी, क्या है सामाजिकता वाला एंगल आ गया। मतलब मानक नहीं है, मतलब 2+2 4 ही रहे ना, समय काल परिस्थिति या आवश्यकता के अनुसार हम उसको बदल लेते हैं। 2+2 = 4 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं चलता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान कैसा है? शिक्षा मनोविज्ञान आपका मानक विज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। शुद्ध, शुद्ध का मतलब क्या? कोई नई थ्योरी आती है तो पुरानी थ्योरी को गलत बोलती है? बिल्कुल बोलती है। तो हम पुरानी थ्योरी को मानना बंद कर देते हैं, नई थ्योरी को मानना शुरू कर देते हैं। तो सब शुद्ध तो बिल्कुल भी नहीं है। शुद्ध तब होती जब 2+2 4 ही रहता, कभी भी नहीं बदलता, लेकिन यहाँ तो सब बदलता है, मामला समय काल परिस्थिति नई थ्योरी के हिसाब से बदलता है। इसके बाद में पूर्ण विज्ञान है। अरे पूर्ण विज्ञान होता तो अभी तक ये नई नई खोजें हो रही हैं, ये थोड़ी होती। गणित में तो 2+2 4 पहले भी था और आज भी है, ऐसे गणित पूर्ण है, लेकिन ये तो पूर्ण बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद में नियामक विज्ञान, क्यों साहब यहाँ पे नियामकता नहीं चलती, यहाँ पे सामाजिकता चलती है। सामाजिकता चलती है, नियामकता नहीं चलती है। तो कोई भी नियामक विज्ञान नहीं है, बल्कि सैद्धांतिक विज्ञान है। क्या मनोविज्ञान कैसा है? सैद्धांतिक है, नियामक नहीं है। तो मानक, शुद्ध, पूर्ण और नियामक 4 शब्दों को बढ़िया से रट लेना, और जब क्वेश्चन आएगी कौन सा विज्ञान नहीं है, नियामक विज्ञान करता ही नहीं है। इसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगी, तो बाल केंद्र शिक्षा, शिक्षण विधियों में क्रांति, पाठ्यक्रम का नया रूप, सहायक सामग्री का उपयोग और अधिगम प्रक्रिया में सुधार, ये सारी चीजें शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत आ जाएंगी। क्या? बाल केंद्र शिक्षा, बालकों को केंद्रित रख काम करने वाली शिक्षा, शिक्षण विधियों में क्रांति लाने वाली शिक्षा, पाठ्यक्रम का नया रूप, मतलब पाठ्यक्रम के जो रूप हैं या व्यवस्थाएं उनको ध्यान में रखकर कार्य करने वाली शिक्षा की बात कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान करता है।
सहायक सामग्री का उपयोग, बिल्कुल साहब, इसकी बात भी शिक्षा मनोविज्ञान करता है कि जितना सहायक सामग्री का उपयोग कर सको बस बालकों के लिए अधिगम बेहतर होना चाहिए, आसानी से पढ़ सकने चाहिए, और पाठ्यक्रम को भी इस प्रकार तैयार करो कि बालकों को समस्या ना हो पढ़ने में अच्छे तरीके से। जैसे हम जो नोट्स लिखते हैं बिल्कुल इस तरीके से ध्यान में रखते हुए लिखते हैं कि आपको बिल्कुल यूं दिमाग में ये धीरे से जाते रहें, कोई समस्या हो ही ना। तो क्या हो गया, ये हो गया सब पाठ्यक्रम का नया रूप शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग। इसके बाद अधिगम प्रक्रिया में सुधार। अधिगम प्रक्रिया में सुधार से तात्पर्य मतलब बच्चों के सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार होना चाहिए, ये हो जाता है सब अधिगम प्रक्रिया में सुधार। इसके बाद में संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, मतलब बच्चे का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है उसके विकास से संबंधित बातें यहाँ पे आती हैं। इसके बाद में सब व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षा। इसके व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षा। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षा से तात्पर्य प्रत्येक बालक के सीखने की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं और उन अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार बालक को सीखने की जो बातें करते हैं हम किसके अंतर्गत करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद में सहगामी क्रियाओं पर। सहगामी क्रिया मतलब पढ़ाई के स्कूल में पढ़ाई के अलावा बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बालकों को भी घुमाने ले गए, ये सारी चीजें, तो ये सारी क्रियाओं पर बल देने की बात कौन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान करता है। विधायी शिक्षक संबंधों में बदलाव। पहले शिक्षक के संबंध बालक से कैसे थे, गुरुजी के हाथ में डंडा, बच्चा बैठा है नीचे, बच्चे की हालत खराब, वो वाले संबंध नहीं चलेंगे भाई। तो विधायी संबंध शिक्षक शिक्षक संबंध है उनमें बदलाव करो। आजकल शिक्षकों के संबंध ऐसे हैं, मैं गाँव में गया था, छोटे छोटे भतीजे और भतीजी आए हमारे, तो होली का दिन था, होली से पहले गुरुजी ट्यूशन पढ़ाने आए, तो पता चला कि हमारे गांव जैसे गांव में घर से थोड़ा सा निकल के ही खेत शुरू हो जाते हैं। तो वो बच्चे छुट्टी होते ही ट्यूशन की गुरुजी के पीछे वो ऐसे कलर का कोई डब्बा लेके पड़ गए, गुरुजी खेतों से जाके अल्लाह सारे अगले दिन कूटूंगा। बच्चे बोल रहे हैं कूट लेना पर आज बिगाड़ेंगे। तो बच्चे आजकल गुरुजी से डरते नहीं है, गुरुजी खेतों में भाग रहे हैं बच्चों के डर के मारे। ये भी सही है, और मैं दूर से देख रहा हूँ, मैं ना तो ये बोल रहा हूँ कि गुरुजी को मत बिगाड़ो, ना मैं ये बोल रहा हूँ कि बिगाड़ दो गुरुजी को। क्यों, जब वो गुरुजी से नहीं डरते तो चाचा से क्या डरेंगे, चाचा को भी बिगाड़ेंगे, तो चाचा बेचारे चुपचाप बैठे कि भाई बिगाड़ लो गुरुजी को, तुम फ्री करो। दूसरे दिन हालांकि बिगाड़ के मुझे भी चले गए भाई। मनोविज्ञान के शिक्षक के लिए उपयोगिता। तो मनोविज्ञान की शिक्षक के लिए क्या उपयोगिता होती है भाई, देखो शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग कोई शिक्षक करेगा। अब जब शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग कोई भी शिक्षक करेगा तो किस चीज में करेगा कि यार देखो मैं बच्चों को किस तरीके से बेहतर सिखा सकता हूँ, क्या और बेहतर क्या अच्छा कर सकता हूँ, इसीलिए तो करेगा शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग शिक्षक। बोले गुरुजी बिल्कुल करेगा। और जब करेगा तो क्या करेगा, उससे विषय वस्तु का चयन एवं आयोजन। विषय वस्तु का चयन इस प्रकार करे कि चीजों को आसानी से सिखा पाए। जैसे मैं जब भी बुक लिखता हूँ या नोट्स बनाता हूँ तो बुक में मैं इस चीज का ध्यान रखता हूँ कि मैं कम से कम जब इस बुक को समझाने बैठूं, क्योंकि मैं जो बुक लिखता हूँ या नोट्स बनाता हूँ उसी की पीपीटी बनवाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बालक ये पढ़ने वाले हैं, तो मैं अपनी बुक को ही याद करा दूं जो बेस्ट है। तो मैं इस चीज में तो स्पेशलिस्ट हूँ। जो जो लोग मानते हैं गुरुजी आप अपने नोट्स को बढ़िया से याद करा देते हो, नोट्स मेरे इतने सफिशियंट है कि कोई भी स्टेट का टेट एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, टीजीटी हो पीजीटी हो, आज तक मटेरियल बाहर नहीं गया। तो इतना तो हमारे पास है। तो अपना तो बस टारगेट एक ही है कि इनको ये रटा दिया जाए। मैं आपको बोल रहा हूँ चाहे आपका कोई भी एग्जाम है, नोट्स रट लो, फ्री रहो। नोट्स हम रटाते हैं, खुद रटाते हैं वो, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ उसी की पीपीटी बनाता हूँ, यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ उसी की पीपीटी बनाता हूँ। क्यों फालतू के नाटक करने, एक बार अपना मटेरियल बढ़िया कंपाइल करो। इससे होता है ये सब मनोविज्ञान से होता है, पेपर देख के होता है। अपना तो खैर उद्देश्य ही अलग है, पेपर पास कराना है, आत्मज्ञान प्राप्त करने है कि भैया देखो बच्चों को बिल्कुल सब अंदर से ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि वो ए अनार क्यों पढ़ रहे हैं, सारी चीजों के बारे में। जैसे मैं एक लड़का था अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा था, मतलब वो कर रहा था टीजीटी की तैयारी, मैथ से था वो लड़का। तो मैंने उससे पूछा, मैं भैया ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, उसने बोला गुरुजी पता नहीं। सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, एमएससी कर चुका है वो, उसको ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं पता। मैं कोई बच्चे ने पूछ लिया तो क्या करेगा, गुरुजी हमें ही ना पता तो बच्चा क्या पूछेगा जब हमने ही अपने गुरुजी से ना पूछा। फिर मैंने बताया उसको कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, यदि आपको पता हो तो कमेंट में डालना, चेक करो गूगल पे, फिर बताओ। छात्रों को जानना कि भाई छात्र किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, उनको किस प्रकार से चीज़ों को हमें प्रेजेंट करना है, जिससे कि हम सारी चीज़ों को बच्चों के हित के माध्यम से समझ सकें। तो छात्रों को समझ, नो डाउट, एक बहुत बड़ा और अच्छा उद्देश्य है।
कि छात्रों को हमें समझना चाहिए कि छात्रों के सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, जिससे कि हम और ज़्यादा एंगेजिंग और अच्छे तरीके से उन बच्चों को चीज़ों सिखाने का प्रयास कर पाए। इसके बाद में शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान हेतु, कि शिक्षण पद्धतियों का बिल्कुल सब एक अध्यापक को ज्ञान होना चाहिए, और यदि वह मनोविज्ञान को समझता है तो शिक्षण पद्धतियों को और भी बेहतर तरीके से वह अध्यापक समझता है, उसको कोई भी समस्या शिक्षण पद्धतियों को समझने में बिल्कुल भी नहीं होगी। बारिश आ रही है भाई हमारे, है। इसके बाद में क्या, शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान प्राप्त करने हेतु, यदि वह अध्यापक मनोविज्ञान को समझता है, शिक्षण पद्धतियों को बहुत अच्छे से जान पाएगा। मूल्यांकन एवं परीक्षण हेतु, मूल्यांकन मतलब बच्चों के कितना ज्ञान प्राप्त किया है, कितना नहीं किया है। अब यदि उसको मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं पता चला, तब बेटा रट्टा मारो और फिर उसी के आधार पर मूल्यांकन कर रहा है, नॉट गुड, अच्छा नहीं है। अब यदि उसको ज्ञान है तो वो सारी सहगामी क्रियाओं, अब आप बिना मनोविज्ञान के केवल जो अंकों का जो ज्ञान है उनका परीक्षण तो कर सकते हो, एक बात याद रखना बेटा, लेकिन मूल्यांकन नहीं कर सकते अगर आपको उस चीज का ज्ञान नहीं है तो। आगे आ जाइए। हाँ भाई, प्रयोग व अनुसंधान मानव संबंधों में सुधार हेतु, रचनात्मक अनुशासन स्थापित करने में सहायक, बच्चों को जानने में शिक्षक की सहायता करता है, सामाजिकता प्राप्त करने हेतु या शिक्षकों छात्रों के निर्देशन हेतु, मतलब जितनी भी सारी पॉजिटिव चीजें हैं, विशिष्ट छात्रों की समस्या समाधान हेतु, अनुशासन स्थापित करने हेतु, अध्यापन की कला एवं तकनीक समझना, समस्यात्मक बालकों की सहायता हेतु, जितनी भी पॉजिटिव है उनमें शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करता है। शिक्षा का संकीर्ण अर्थ क्या है, कि भैया आप पढ़ना लिखना और कोई जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग करना सीख गए, मतलब गणना करना सीख गए, ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है कि आप किताब पढ़ रहे हो, लिख पा रहे हो, या गणित के जोड़ भाग गुणा भाग कर पा रहे हो, ये शिक्षा। शिक्षा क्या है, शिक्षा मानसिक, भावात्मक, क्रियात्मक और शारीरिक विकास, मतलब 4H जो है आपका, हेड, हार्ट, हैंड है और हेल्थ। क्या हो गया, हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ। हेड का मतलब मानसिक विकास, हार्ट मतलब भावात्मक विकास, के बाद में आपका है हैंड मतलब क्रियात्मक जो हाथ से कार्य करते हो, और हेल्थ मतलब शारीरिक विकास। ये सारी चारों जो चीजें मिलती हैं, चारों विकास आपके होते हैं, ये होगा सब आपका विकास। शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है, इन सभी चीजों का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है, ना कि केवल वो बस दो चीजों को पकड़ लिया, हमें लिखना बोलना पढ़ना सीख गए, कहानी खत्म, ये नहीं। ठीक है। इसके बाद में शिक्षा ग्रहण करने के माध्यम, शिक्षा ग्रहण कैसे कर सकते हो, देखो, या तो औपचारिक करोगे, या अनौपचारिक करोगे, या निरौपचारिक है तीन। एक औपचारिक, नंबर 2 पर अनौपचारिक, नंबर 3 पर निरौपचारिक। शिक्षा ग्रहण करने के तीन माध्यम हो सकते हैं, एक औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक का मतलब जो औपचारिक संस्था है जो उसके लिए खोली गई है, स्कूल कॉलेज स्पेशली शिक्षा के लिए ही है, ऐसे थोड़ी है। हाँ, समाज में बालक रहता है, सामाजिक आवश्यकता बहुत सारी चीजें, शिक्षा वहां पे भी ग्रहण करता है, नो डाउट, उसमें कोई शक की बात नहीं है। समाज में भी एक बालक है जो कि शिक्षा ग्रहण करता है, लेकिन क्या, मुझे आप एक बात बताइए कि समाज में बालक शिक्षा ग्रहण करता है, पर लेकिन क्या समाज शिक्षा ग्रहण करने के लिए थोड़ी बना गया? बोले गुरुजी बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर स्कूल कॉलेज की बात की जाए तो स्पेशली किसके लिए ही बनाए गए? बोले गुरुजी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो जो संस्थाएं स्पेशली शिक्षा ग्रहण करने के लिए बनाई गई हैं, शिक्षा ग्रहण करने का औपचारिक माध्यम है क्या है? विद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, गुरुकुल आदि। अब बात करें अनौपचारिक माध्यम की, शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो नहीं बनाए गए स्पेशली, पर लेकिन शिक्षा आप ग्रहण वहां से करते हो। क्या क्या हो गई ये सब? परिवार, समाज जैसी ये चीजें, ये जो वे संस्थाएं जो कि विशेष रूप से शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन आप वहां से शिक्षा ग्रहण करते हो, क्या हो जाती हैं सब? ये हो जाती हैं क्या, अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के माध्यम। इसके बाद निरौपचारिक शिक्षा, शिक्षा ग्रहण करने के ऐसे माध्यम जो ना तो औपचारिक हैं और ना ही अनौपचारिक। शिक्षा ग्रहण करने के ऐसे माध्यम जो तो ना तो औपचारिक है ना ही अनौपचारिक। मतलब ये कि आपने किसी, जैसे लेते हो ना ओपन यूनिवर्सिटी को हम बोलते हैं, आपने किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन वह पढ़ने जाते नहीं हो। जो ओपन स्कूल होते हैं वहाँ पे पढ़ने जाते नहीं हो, मतलब आप टेक्निकली कहीं ना कहीं के स्टूडेंट भी हो, लेकिन आप पढ़ने जाते नहीं हो, तो ये क्या हो गया? निरौपचारिक है। मतलब औपचारिक होकर भी आप औपचारिक नहीं हो, क्या हो जाता है? निरौपचारिक। तो क्या हो गया? दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार, मतलब आप ना तो औपचारिक हो वहां पे ना ही अनौपचारिक। शिक्षा, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्षा धातु से हुई है। अर्थ क्या है? प्रकाशित करना। एक बार पढ़ लेना इनको, सामान्य रूप आते नहीं।
आ जाते हैं, आते नहीं क्या, कहीं भी आ जाते हैं, ये केवल मनोविज्ञान में नहीं, कहीं भी आ जाने वाली चीजें। तो शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है शिक्ष धातु से हुई है, किसके, संस्कृत से। अर्थ क्या है सब इसका, प्रकाशित करना। इसके बाद में भारतीय साहित्य में इसके लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, विद्या शब्द का उपयोग किया जाता है। विद्या शब्द का उपयोग, या विद्या ऐसे विद्या शब्द का उपयोग किया जाता है इंडियन लिटरेचर में, जिसका अर्थ क्या है, जानना, ज्ञान प्राप्त करना आदि हो जाए। इसके बाद में एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, चार शब्द लिखे हुए हैं, कोई भी आ जाता है, लैटिन भाषा के शब्द हैं। एजुकेयर, एजुकेरी, एजुको, एजुको एंड एजुकेटम। कितने शब्दों से हुई है, चार शब्द माने जाते हैं। एजुकेयर मतलब देखभाल कर, एजुकेरी मतलब शुरुआत करना या आगे बढ़ना। इसके बाद में एजुको या एडुको बोलते हैं, ई मतलब अंदर से, और ड्यू को मतलब आगे बढ़ना या विकसित करना, मतलब अंदर की ओर आगे बढ़ना या विकसित करना, ये एजुको का अर्थ हो जाता है। इसके बाद में बात करें एजुकेटम, मतलब पढ़ना या प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया। एजुकेटम क्या हो जाता है, पढ़ना या प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने, किसने कहा है, ये स्किनर के द्वारा कहा गया है। सवाल फिलहाल हम इसके क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को। चलिए अब संप्रदाय वाली कहानी आ जाती है। संप्रदाय वाली कहानी, संप्रदाय संप्रदाय एक क्लास में देख